डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2531 से 2540 तक। चैप्टर 2531 सिया अजदहा। वो इब्बिसिल ब्लेड जो सैफ अली के हाथ में थी, तारीकी के किसी कीमती पत्थर की मानिंद लग रही थी। चमकदार, सुर्ख नक्शो निगार से मुज़य्यन यह तलवार एक सेहर अंगेज एहसास पैदा कर रही थी। जैसे ही सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को म्यान से निकाला, उसके पहलू में एक हमजाद नमूदार हुआ। रोब और ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के लिहाज से वो हमजाद बिल्कुल इस जैसा ही था। क्या उसका आखिरी पता एक हमजाद है? और मैं समझा था कि इसने कुछ हैरत अंगेज छुपा रखा है। वो ये तो नहीं सोच रहा कि वो सिर्फ एक हमजाद के भरोसे वाइस कमांडर थंडर को शिकस्त दे सकता है, जिसकी बुनियादी खुसूसियात खुद इससे भी कमजोर होंगी। सैफ अली के हमजाद को देखकर डैमनस हार्ट के अरकान कहकहा मार कर हंस पड़े। गार्ड्स डोमेन में हमजाद की महारतें वाकई जान बचाने के बेहतरीन जराए थे। ये इंतहाई नायाब महारतें भी थीं जो खिलाड़ियों की जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर सकती थीं। ताहम हमजाद की महारतें आमतौर पर सिर्फ मोनस्टर्स और आम माहिरीन के खिलाफ ही कारामद होती थीं। रीबीलेस थंडर जैसे दर्जे के माहिरीन के खिलाफ हमजाद का इस्तेमाल बिल्कुल बेमानी था। मजीद ये कि रीबीलेस थंडर के पास अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए करोल डार्कनेस मौजूद थी। ये जादुई हथियार अपने सारिफ से खारिज होने वाली तारीकी की ताकत को जज्ब करके परवान चढ़ता था। बदले में यह हथियार न सिर्फ अपने सारिफ की ताकत में नुमाया इजाफा करता था, बल्कि इसके हमले की हद को भी काफी हद तक बढ़ा देता था। जब रीबीलेस थंडर उसे इस्तेमाल करता तो वो तकरीबन 20 गज तक हमले की हद हासिल कर सकता था, जिसने बुनियादी तौर पर उसे एक रेंज्ड प्लेयर में तब्दील कर दिया था। इतनी वसी रेंज और रीबीलेस थंडर की ताकत और तकनीकों के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसका मुकाबला एक A5 करीबी लड़ाई वाले खिलाड़ियों से हो। इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने मुखालफिन को अपने करीब आने का मौका ही नहीं देता था। इस दौरान अगर कोई मेले प्लेयर रीबीलेस थंडर के करीब नहीं पहुंच सकता था तो वो कुदरती तौर पर इस पर हमला भी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि रीबीलेस थंडर बैटल वोल्व्स के 3 डोमेन रिलिम माहिरीन के खिलाफ बैक वक्त लड़ने के काबिल था, और वो भी किसी नुकसान के बगैर। चूंकि सैफ अली ने सिर्फ एक हमजाद बुलाया था, इसलिए तादाद में इस इजाफे से रीबीलेस थंडर की जंगी कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अगरचे मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने पास मौजूद तमाम पते इस्तेमाल कर लेने चाहिए, रीबीलेस थंडर ने मशवरा दिया। सैफ अली को हमजाद बुलाते हुए देखने के बाद भी उसने सैफ अली पर हमला करने में जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने महज इत्मीनान से अपने सामने मौजूद सरजमीन का मुशाहिदा किया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डैमनस हार्ट को दुश्मन बनाना कितनी बड़ी हमाकत है। रीबीलेस थंडर के ये कहने के बाद इसके जिस्म से खारिज होने वाली तारीकी की ताकत एक बार फिर तेज हो गई। इस बार उसने इसके जिस्म के गिर्द सिया धुंध की एक हल्की सी तह भी पैदा कर दी। इसी वक्त इसके ज़ेरे इस्तेमाल जादुई हथियार को बज़ाहिर अपग्रेड मिल गया। अब करोल डार्कनेस के ब्लेड के गिर्द हल्के नीले रंग के शोले लहरा रहे थे। ताहम इन शोलों ने अर्द गिर्द के दर्जा हरारत को बढ़ाया नहीं बल्कि कम कर दिया। दर्जा हरारत इतना गिर गया कि करीबी पौधे भी जमने लगे। क्या वो अब भी मजीद ताकतवर हो सकता है? हैरत अंगेज, ये वाकई हैरत अंगेज है। कोई ताज्जुब नहीं कि टॉप 3 एडवेंचर टीमें भी डैमनस हार्ट की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करती। सिर्फ रीबीलेस थंडर ही टॉप 3 एडवेंचर टीमों को नाकों चने चबाने के लिए काफी है। रीबीलेस थंडर की ताकत को मजीद बढ़ते हुए देखकर शहर की दीवारों से तमाशा देखने वाले डेमन खिलाड़ियों के दिलों में डैमनस हार्ट के लिए एक नई पहचान पैदा हुई। कई माहिरीन ने तो गिल्ड में शामिल होने के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। असल में वो गिल्ड्स की पाबंदियों से बचने के लिए डार्क प्लेयर्स बने थे। ताहम रीबीलेस थंडर ने जिस ताकत का मुजाहिरा किया वो बहुत ही हैरत अंगेज थी।
अब उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो रीबीलेस थंडर की तरह ताकतवर बन सकते हैं तो उन्हें अपनी कुछ आज़ादी खोने में कोई एतराज नहीं होगा। इस लम्हे शहर की दीवारों से तमाशा देखने वाले डेमन खिलाड़ियों को तो छोड़ी, रिग्रेटफुल विंड और दीगर जो शहर के एक बार के अंदर से देख रहे थे रीबीलेस थंडर के अचानक पावर अप से दंग रह गए। क्या वो पहले अपनी बेहतरीन हालत में नहीं था? जैसे ही रिग्रेटफुल विंड ने रीबीलेस थंडर के धुंध में लिपटे हुए जिस्म को फटी आंखों से देखा, इसे अपना मुंह बंद रखने में मुश्किल पेश आ रही थी। आम डेमन खिलाड़ियों के मुकाबले में रिग्रेटफुल विंड, जो पहले ही डेमन वाकांड के रैंक तक पहुंच चुका था, इसे इस बात का ज्यादा वाज़े अंदाजा था कि रीबीलेस थंडर से खारिज होने वाली तारीकी की ताकत कितनी खौफनाक थी। ये कहना मुबालगा आराई ना होगी कि अगर वो अपनी तारीकी की ताकत की कसाफत को 3 या 4 गन्ना भी बढ़ा देता, तब भी वो रीबीलेस थंडर के मेयार से पीछे रहता। चूंकि डेमन खिलाड़ियों की ताकत का मंबा तारीकी की ताकत थी, इसलिए ज्यादा कसीफ तारीकी की ताकत न सिर्फ किसी की तवज्जो की बहाली को बेहतर बनाती थी बल्कि उनकी महारतों और मंतरों की ताकत में भी बड़े मार्जिन से इजाफा करती थी। तारीकी की ताकत खिलाड़ियों पर इसी तरह असरअंदाज होती थी जैसे माना करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नुमायां असरात के साथ। ये सोचना कि एक डेमन काउंट इतना ताकतवर हो सकता है। ब्लैक फुलियम इस बार वाकई बर्बाद हो जाएगा। मुझे डर है कि वो रीबीलेस थंडर के खिलाफ चंद चालों से ज्यादा नहीं टुक सकेगा। फुलियम फीदर ने सदमे में सरगोशी की। वो वाज़े तौर पर एक 3 स्टार वाकांड थी जो काउंट बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। ताहम इसे कभी ख्याल नहीं आया था कि 3 स्टार वाकांड और एक हकीकी काउंट के दरमियान ताकत का इतना बड़ा फर्क होगा। इस लम्हे डेमन सिटी के असर और रसूख के अंदर तो छोड़ी, डेमन इलाकों से बाहर भी रीबीलेस थंडर अब भी बिला खौफ व खतर काम कर सकता था। इस दौरान डेमन सिटी के बाहर जब ब्लू फरोसेट और शेल्टर 1 के 0 विंग के दीगर अरकान जो सैफ अली के साथ डेमन सिटी आए थे ने रीबीलेस थंडर की तब्दीली देखी तो उनके चेहरों पर तशवीशनाक तासुरात नमूदार हुए। ब्लू गिल्ड लीडर को रुकने का मशवरा देने के बारे में क्या ख्याल है? हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं। मेरा मानना है कि डार्क डैन की मुख्तलिफ ताकतें समझ जाएंगी कि शेल्टर 1 कितना मजबूत है। ताहम अगर हम इस लड़ाई को जारी रखते हैं तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इवनिंग लोटस ने ब्लू फरोसेट की तरफ देखते हुए कहा। ये देखने के बाद कि उनकी टीम कितनी आसानी से डेमन सिटी पहुंच गई, उसने वाकई अपने गिल्ड की एक नई पहचान हासिल कर ली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि 0 विंग इतना मजबूत होगा। ताहम उनका मौजूदा हरीफ अब ऐसी हस्ती नहीं रहा था जिससे वो निमट सके। अगरचे उनकी तरफ 300 से ज्यादा 3 माहिरीन थे, लेकिन वो रीबीलेस थंडर को शिकस्त देने के इम्कानात के बारे में प्रोमीद नहीं थी। आखिरकार वो डेमन खिलाड़ियों के होम ग्राउंड में खड़े थे। मजीद ये कि रीबीलेस थंडर को डेमन सिटी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। वाकई इस रफ्तार से कोई बयान देने के बजाय हम डार्क डैन में हंसी का निशान बन जाएंगे, ब्लू फरोसेट ने सर हिलाते हुए कहा। इसे भी लगा कि उन्होंने काफी कर लिया है। ब्लू फरोसेट फौरी तौर पर सैफ अली की तरफ बढ़ा ताकि उसे इस थका देने वाली जंग को खत्म करने पर आमादा कर सके। ताहम उसने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि सैफ अली ने अचानक इब्बिसिल ब्लेड को अपने सामने उफुकी तौर पर उठाया और मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। एक अजदहे की कान फाड़ देने वाली धाड़ सबके कानों में पड़ी और उसने पूरे डेमन सिटी को हिलाकर रख दिया। अजदहे की इस धाड़ ने वहां मौजूद हर शख्स को बे-इख्तियार थर्रा दिया और वो इज़्तिरारी तौर पर इस धाड़ के मंबा को देखने के लिए मोड़े। सब की हैरत की इंतहा न रही जब ये धाड़ दरअसल सैफ अली के बुलाए हुए हमजाद से आई। इस लम्हे ताहम हमजाद सिया धुंध के बादल में बिखरना शुरू हो गया था, जो मुसलसल फैलता गया और देखते ही देखते साइज में कई सौ गना बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सिया धुंध के अंदर सुनहरी आंखों का एक बड़ा जोड़ा नमूदार हुआ। सुनहरी आंखों की छेदने वाली नजर ने सबकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। ये क्या हो रहा है? क्या हमजाद वाकई शक्ल बदल सकता है? हमजाद का रोब कितना ताकतवर है? तमाशाई खिलाड़ियों ने सैफ अली के हमजाद में होने वाली तब्दीली को देखकर फौरन आपस में बहस शुरू कर दी। उनके जहन तजस्सुस और उलझन से भर गए। ऐसा लगता है कि तुम पहले बकवास नहीं कर रहे थे, रीबीलेस थंडर ने कहा। जैसे ही इसने अपने सामने धुंध के घने बादल को देखा, इसके अंदर लड़ने का जज्बा बेदार हो गया। ताहम रीबीलेस थंडर की बात खत्म होते ही धुंध के बादल से एक बड़ा पंजा नमूदार हुआ। ये पंजा 2 मंजिला मकान जितना बड़ा था और घने सिया तराजू से ढका हुआ था। जब पंजा जमीन पर गिरा तो उसने फौरन जमीन को चिकनाचूर कर दिया। इसी वक्त
آس پاس موجود ہر شخص نے اپنے نیچے زمین کو لرزتے ہوئے محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ سب اپنی حیرت سے باہر نکل پاتے، ان کی آنکھوں کے سامنے 30 میٹر لمبا سیاہ اژدہا نمودار ہوا۔ ایک اژدہا! موت اور تباہی کے اس مجسمے کو اپنے سامنے دیکھ کر ہر کسی کا سانس لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ وہ اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں ایک اژدہا کیوں نمودار ہوگا؟ یہ جعلی ہے؟ یہ ضرور جعلی ہوگا۔ چیپٹر 2532 سیاہ اژدہے کی ہیبت۔ ہر کسی نے فطری طور پر یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کے سامنے ایک اژدہا نمودار ہوا ہے۔ گاڈز ڈومین میں اژدہے تباہی کی علامت تھے۔ وہ آسانی سے پوری سلطنتوں اور ریاستوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ کوئی بھی جگہ جہاں اژدہا نمودار ہوتا، اسے خود بخود کھلاڑیوں کے لیے ممنوع زمین سمجھا جاتا۔ ڈیمن کھلاڑی بھی اس اصول سے مستثن نہیں تھے۔ اگر ان کا سامنا کسی اژدہے سے ہوتا تو صرف موت ہی ان کا انتظار کرتی تھی۔ لہٰذا ایک کھلاڑی بھلا اژدہا کیسے بلا سکتا تھا؟ تاہم لائف ریٹنگ میں بڑے فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والا طاقتور روب اور دباؤ جو سیاہ اژدہا خارج کر رہا تھا، بلا شبہ حقیقی تھا۔ اس لمحے وہاں موجود ڈیمن کھلاڑیوں کے علاوہ سیف علی کے پیچھے کھڑے بلیو فروسٹ اور دیگر بھی اس صورتحال سے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے گلڈ لیڈر کے پاس ایسا آخری پتہ ہوگا۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اژدہا صرف ٹرتین کا لگتا ہے۔ یہ ٹر5 کا بالغ اژدہا نہیں ہے، ایک ٹر3 ڈیمن رینجر جس نے سیاہ اژدہے پر شناختی مہارت استعمال کی تھی، اچانک چلایا۔ اس رینجر کے اعلان کو سن کر سب نے فوراً صورتحال پر رد عمل ظاہر کیا۔ یہ واقعی ٹر3 کا اژدہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ کسی کھلاڑی کے لیے بالغ اژدہا بلانا ناممکن ہے۔ اس کے باوجود وہ بلیک فولیم اب بھی کافی حیرت انگیز ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ٹر3 کے اژدہے کے خلاف وائس کمانڈر بھی بے بس ہو جائے گا۔ جب ڈیمنز ہارٹ کے ارکان نے دیکھا کہ سیاہ اژدہا محض لیول 111 کا ٹر3 کا بچہ اژدہا ہے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جہاں تک وہ جانتے تھے، کھلاڑیوں کے سامنے آنے والے زیادہ تر اژدہے ٹر5 کے بالغ اژدہے تھے، اور ان میں سب سے کمزور بھی ٹر4 کے بچے اژدہے تھے۔ وہ ایسی ہستیاں نہیں تھیں جن کا مقابلہ کرنے کی موجودہ کھلاڑی امید کر سکیں۔ تاہم ٹر3 کا بچہ اژدہا ایک الگ کہانی تھی۔ گاڈز ڈومین میں اژدہوں کو اعلیٰ ترین نسل سمجھے جانے اور ان کی بے پناہ طاقت کی وجہ ان کی ناقابل یقین حد تک بلند لائف ریٹنگ اور ترقی کی صلاحیت تھی۔ وہ ہر لیول اپ پر کسی بھی دوسری نسل کے مقابلے میں بہت زیادہ بنیادی خصوصیات حاصل کرتے تھے۔ ان کے ٹر میں ہر اضافہ انہیں ایک معیاری تبدیلی بھی عطا کرتا تھا۔ لہٰذا ٹر5 تک پہنچنے اور بالغ ہونے کے بعد ایک اژدہا ممالک کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ دوسری طرف ٹر3 کا اژدہا اگرچہ اسی ٹر کے دوسروں کے درمیان اب بھی ناقابل تسخیر ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ٹر4 اس سے اوپر کے اژدہوں کے مقابلے میں بہت کم خطرہ پیدا کیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ تم نے ڈیمنز ہارٹ کو اکسانے کی ہمت کیوں کی، ریبیلیس تھنڈر نے اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے سیاہ اژدہے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ بھی اژدہے سے شدید دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ تاہم مایوسی بڑھنے کے بجائے ریبیلیس تھنڈر کا جنگی جذبہ بھڑک اٹھا۔ وہ سیاہ اژدہے کی طرف اچھلا اور چلایا۔ تاہم یہ مت سوچنا کہ ٹر3 کا اژدہا ڈیمنز ہارٹ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اژدہوں کے پاس واقعی ایسی طاقت تھی جس نے انہیں ایک ہی ٹر کے دوسروں کے درمیان بے مثال بنا دیا تھا۔ تاہم ایک ڈیمن کاؤنٹ جیسے وہ خود تھا بھی ایسی طاقت رکھتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ اس وقت کرول ڈارکنیس استعمال کر رہا تھا جو ڈیمن نسل کے 16 جادوئی ہتھیاروں میں سے ایک تھا۔ اگر وہ اسے اپنی تکنیکوں کے ساتھ جوڑتا تو اسے یقین تھا کہ وہ ٹر3 کے اژدہے سے بھی لڑ سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ریبیلیس تھنڈر نے کرول ڈارکنیس اٹھائی اور سیاہ اژدہے پر ایک وار کیا جس میں عظیم تلوار کے گرد تاریکی کی طاقت لپٹی ہوئی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ تلوار گزری وہاں سے فضا شق ہوتی گئی۔ ٹر3 مہارت بلیزنگ سلیش کتنی طاقتور چال ہے! تم اس چال سے یقینی طور پر ایک میتھک مونسٹر کو اڑا سکتے ہو، سیف علی نے سیاہ اژدہے کی طرف آتی ہوئی سیاہ تلوار کو دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے تم نے ایک بنیادی غلطی کی۔ جس کا تم مقابلہ کر رہے ہو وہ کوئی عام ٹر3 کا اژدہا نہیں ہے، بلکہ ٹر3 کا وہ اژدہا ہے جسے میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ سیف علی کی یہ کہنے کے بعد اس کے ہمزاد نے کارروائی کی اور نیچے آتی ہوئی تلوار پر ایک پنجہ مارا۔ خفیہ تکنیک لائٹننگ فلیش
वो बड़ा पंजा रोशनी की लकीरों में बदल गया जो सिया तलवार से टकराई। बूम! धमाके की आवाज के साथ सिया तलवार चिकनाचूर हो गई। खौफनाक झटके ने रीबीलेस थंडर को तोप के गोले की तरह पीछे उड़ा दिया। पलक झपकते ही रीबीलेस थंडर का जिस्म डेमन सिटी की फसील से जा टकराया। इसकी एचपी फौरन 3 लाख से ज्यादा कम हो गई। ये कैसे मुमकिन है? एक बुलाई गई मखलूक जंगी तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकती है? कुछ देर के लिए सब सदमे और उलझन में सिया अजदहे की फखरिया कामत को घूरते रहे। दरहकीकत उन्हें इस वक्त जो सदमा महसूस हुआ वो इससे भी ज्यादा था जो उन्होंने पहले महसूस किया था जब उन्होंने सोचा था कि सैफ अली ने 485 का अजदहा बुलाया है। गार्ड्स डोमेन में अगरचे खिलाड़ी अपने लिए लड़ने के लिए ताकतवर मखलूकात को बिला और कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन सब कुछ कहने और करने के बाद वो अपने जिस्मों को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। लिहाजा वो अपनी बुलाई गई मखलूकात के साथ सिर्फ औसत दर्जे की लड़ाइयां ही लड़ सकते थे। एक बुलाई गई मखलूक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी जंगी तकनीकों को अंजाम देना जिनके लिए जिस्म की फुर्तीली और दुरुस्त हरकत की जरूरत होती है, उनके बस से बाहर था। अब ताहम न सिर्फ सैफ अली ने अपने बुलाए हुए सिया अजदहे के जरिए एक जंगी तकनीक अंजाम दी, बल्कि इसने जिस जंगी तकनीक को अंजाम दिया इसकी पेचीदगी भी इंतहाई ज्यादा थी। एक लम्हे के लिए सबको ऐसा लगा जैसे सिस्टम उनके साथ मजाक कर रहा हो। जो कोई नहीं जानता था वो ये था कि सैफ अली पहले ही रीलम्स ऑफ ट्रूथ के असेंशन रिलिम तक पहुंच चुका था। अपने जिस्म पर उसे जो कंट्रोल हासिल था वो आम लोगों के मेयार से कहीं ज्यादा था। अगरचे सिया अजदहे के जरिए लाइटनिंग फ्लैश को अंजाम देना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन वो कर सकता था, अगरचे बमुश्किल। ताहम तकनीक की ताकत इससे कहीं कम थी जब वो अपने जिस्म के साथ तकनीक अंजाम देता था। इसके बावजूद सिया अजदहे की ताकत के साथ मिलकर ये ऐसा हमला नहीं था जिसे रीबीलेस थंडर रोक सके। इस दौरान एक कामयाब वार करने के बाद सैफ अली ने रीबीलेस थंडर को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। सिया अजदहे ने फौरन रीबीलेस थंडर पर अपना जबड़ा खोला। ड्रैगन बरथ। अगले ही लम्हे रोशनी की एक चकाचौंध शुआ ने रीबीलेस थंडर को निगल लिया जो डेमन सिटी की दीवार में धंसा हुआ था और डेमन सिटी के मरकजी दरवाजे के सामने वाले हिस्से को रोशन कर दिया। हमले की खौफनाक लहर ने शुआ के गिर्द खड़े डेमनज हार्ट के तमाम अरकान को भाप बना दिया और पूरे डेमन सिटी को हल्का सा हिला दिया। दरहकीकत शहर की मजबूत दीवारों पर दरारें भी नमूदार हो गईं। खामोशी, तबाही, मौत। कुछ देर के लिए वहां मौजूद हर शख्स सदमे और खौफ से भर गया, खास तौर पर डेमनज हार्ट के वो अरकान जो ड्रैगन बर्थ के झटके से बमुश्किल बच पाए थे। वो अपने पास बनने वाली भाप उड़ाती खाई को हैरत ज़दा खामोशी से देखने के सिवा कुछ ना कर सके। तो ये एक अजदहा है। रिग्रेटफुल विंड और दीगर जो डेमन सिटी के अंदर से लड़ाई देख रहे थे इस नतीजे पर कांप उठे। आखिरकार सिया अजदहा बहुत ज्यादा ताकतवर था। सिर्फ एक हमले में सिया अजदहे ने रीबीलेस थंडर को फौरन भाप बना दिया जो एक डेमन काउंट था। रीबीलेस थंडर की जगह सिर्फ एक सिया ब्लेड बाकी रह गया था। इससे पहले सिया अजदहे की जंगी तकनीक का शिकार होने के बावजूद रीबीलेस थंडर की 5 मिलियन से ज्यादा एचपी बाकी थी। अगर रीबीलेस थंडर अपना दिफा किए बगैर महज अपनी जगह पर खड़ा रहता तब भी एक 4 मीथक मोन्स्टर को उसे मारने के लिए काफी वक्त दरकार होता। ताहम सैफ अली के सिया अजदहे ने रीबीलेस थंडर को नीस्तो नाबूद करने के लिए सिर्फ एक हमला इस्तेमाल किया। भागो। जब डेमनज हार्ट के अरकान अपनी हैरत से बाहर निकले तो उनका असल पुरसुकून और मगरूर लहजा फौरन बखर गया और वो दीवानावार डेमन सिटी की तरफ भागे। क्या मजाक है? रीबीलेस थंडर के अलावा टीम में बाकी सब सिर्फ डेमन वाकांट या डेमन बैरन थे। चूंकि सिया अजदहा रीबीलेस थंडर को एक ही वार में मार सकता था, इसलिए वो कुदरती तौर पर उनके साथ भी ऐसा ही कर सकता था। दरहकीकत सिया अजदहे को बाकी सब को खत्म करने के लिए शायद सिर्फ एक पंजा मारने की जरूरत थी। ये मंजर देखकर तमाशाई डेमन खिलाड़ी दंग रह गए। क्या ये भागने वाले खिलाड़ी वाकई वही डेमनज हार्ट के माहिरीन थे जिन्हें वो जानते थे? आमतौर पर डेमनज हार्ट का हर रुकन एक मगरूर शख्स होता था। वो ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वो दूसरे खिलाड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक हों। यहां तक कि डेमन सिटी की टॉप 3 एडवेंचर टीमों के अरकान भी डेमनज हार्ट के माहिरीन से डरते थे। अब ताहम डेमनज हार्ट के वही माहिरीन सैफ अली से ऐसे भाग रहे थे जैसे चूहे बली को देखकर भागते हैं। डेमन सिटी की तामीर के बाद से ये यकीनी तौर पर पहली बार था
कि ऐसी सूरत-हाल पेश आई थी। यहां तक कि बैटल वोल्व्स के खिलाफ लड़ते हुए भी डैमनस हार्ट के माहिरीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटे थे। इस दौरान रीबीलेस थंडर की मौत और डैमनस हार्ट के अरकान के दीवानावार पीछे हटने की लर्ज़ाखेज खबर भी तेजी से पूरे डेमन सिटी में फैल गई। चैप्टर 2533 मुहासरा। डेमन सिटी, डैमनस हार्ट की रहाइशगाह। रीबीलेस थंडर मर गया, ये कैसे मुमकिन है? तारीकी के तरबियती कमरे के अंदर खड़े फ्यूरियस हार्ट अपने मातहत की रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। क्या हुआ? इससे पहले सैफ अली की टीम को डराने के लिए उसने खास तौर पर रीबीलेस थंडर को सैफ अली से मिलने के लिए भेजने के फैसले की मंजूरी दी थी ताकि वो सौर ज़मीन को डेमन सिटी छोड़ने की वार्निंग दे सके और उनके दोनों गिल्ड्स के दरमियान मुस्तकबिल में शराकतदारी के इम्कान की पेशकश कर सके। अब ताहम इसे खबर मिली थी कि न सिर्फ सैफ अली ने उनकी मेहरबान पेशकश को ठुकरा दिया है बल्कि रीबीलेस थंडर भी मारा गया है। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। रीबीलेस थंडर एक डेमन काउंट है। अपनी ताकत के साथ जीरो विंग के माहिरीन तो दूर की बात, इसे 5 अजीम सपर गिल्ड्स के पुराने मोनस्टर्स के खिलाफ भी कोई मसला नहीं होना चाहिए था। मजीद ये कि वो डेमन सिटी के दरवाजे के सामने खड़ा था। इसे अब भी शहर के जादुई दायरे से बफ हासिल होना चाहिए था। वो भला कैसे मारा जा सकता है? सिया लिबास पहने हुए बुजुर्ग, जो 1-3 डेमन वाकांट थे, ने हैरत से पुकारा। रीबीलेस थंडर डैमनस हार्ट के मजबूत तरीन माहिरीन में से एक था। डेमन सिटी के अंदर रहते हुए वो 4 एनपीसीज से भी लड़ सकता था। रीबीलेस थंडर की मौजूदगी की वजह से ही गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर डेमन सिटी के मामलात की फिक्र किए बगैर एक दूर दराज मुहिम पर रवाना हुए थे। अब ताहम इसे बताया जा रहा था कि रीबीलेस थंडर मर चुका है। वो भला इस पर कैसे यकीन कर सकता था? इस मामले की खबर पहले ही पूरे शहर में फैल चुकी है। मजीद ये कि लड़ाई को कई खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड किया था। 3 के एसिसन ने, जो इस मामले की रिपोर्ट देने आया था, फ्यूरियस हार्ट और वहां मौजूद दीगर गिल्ड बुजुर्गों का सामना करते हुए तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। इससे पहले उसने भी अपने मातहत की रिपोर्ट मिलने पर इस मालूमात की सदाकत से इनकार कर दिया था। ताहम ऑफिशियल फोरम्स पर वायरल होने वाली जंग की वीडियोस देखने के बाद इसके पास यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसके बाद इसने वहां मौजूद गिल्ड बुजुर्गों के साथ रिकॉर्ड की गई बेहतर वीडियोस में से एक शेयर की। वीडियो में एक 30 मीटर लंबे सिया अजदहे को एक जंगी तकनीक के साथ डेमनाज्ड रीबीलेस थंडर को उड़ाते हुए देखा जा सकता था। इसके फौरन बाद सिया अजदहे ने रीबीलेस थंडर को भाप बना दिया और अपनी ड्रैगन बर्थ का इस्तेमाल करते हुए डेमन सिटी के सामने एक छोटी खाई बना दी। जब वीडियो खत्म हुई तो पूरे ट्रेनिंग रूम में खामोशी छा गई। तो ये चीज पिछले झटकों की वजह थी। वीडियो में सिया अजदहे को देखकर फ्यूरियस हार्ट का रंग उड़ गया। एक अजदहा? अगरचे सिया अजदहा सिर्फ 3 का बच्चा अजदहा था, लेकिन उसके पास हैरत अंगेज ताकत थी। अगर सिया अजदहा रीबीलेस थंडर जैसे मोन्स्टर को भी एक ही वार में मार सकता था, तो गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर फ्लेमिंग लाइट के अलावा डेमनस हार्ट में कोई भी इसके लिए खतरा नहीं था। एल्डर हार्ट, हमें क्या करना चाहिए? अगर ब्लैक फुलियम वाइस कमांडर थंडर को भी मारने की सलाहियत रखता है, तो मुझे डर है कि वो शहर में दाखिल होने के बाद मुझे आसानी से मार सकता है। टर्बिल टाइम्स ने सिया अजदहे की ताकत देखने के बाद परेशानी से कहा। टर्बिल टाइम्स ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सैफ अली ने ऐसा खौफनाक आखिरी पता छुपा रखा होगा। वो वाज़े तौर पर पहले ही एक डेमन इलाके में भाग चुका था। नॉन डेमन खिलाड़ी यहां कोई बरसरक महारतें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ताहम सैफ अली के पास वाकई अपने हमजाद को अजदहे में तब्दील करने की सलाहियत थी। एक लम्हे के लिए टर्बिल टाइम्स को ऐसा लगा जैसे मैन गार्ड सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा हो। कमांडर टर्बिल, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फुलियम का आखिरी पता ताकतवर हो सकता है, लेकिन वो दौरानिया जिसमें इसका हमजाद अजदहे की शक्ल में रह सकता है, बहुत महदूद होना चाहिए। ये तब्दीली ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट तक रहेगी, फ्यूरियस हार्ट ने इत्मीनान से कहा। मजीद ये कि वो सिर्फ डेमन सिटी के बाहर ही अक्कड़ सकता है। हमारी दावत के बगैर वो अंदर आने का सोच भी नहीं सकता। आपको बस हमारी रहाइशगाह के अंदर आराम करना है और इस वक्त तक इंतजार करना है जब तक कि आप पर मौजूद ट्रैकिंग मार्क गायब ना हो जाए। ये ठीक है। वो महज एक इंसानी खिलाड़ी है। अगर वो अजदहा बिला भी सकता है, तो वो महज 3 का अजदहा है। ये हम जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ मजबूत हो सकता है,
लेकिन शहर के अंदर मौजूद डेमन एनपीसीज से निपटने के लिए ये काफी नहीं है। मजीद ये कि डेमन सिटी के पास अब भी एक दिफाई जादुई दायरा मौजूद है। दावतनामे के बगैर नॉन डेमन खिलाड़ी शहर में दाखिल नहीं हो सकते। आप यहां आराम कर सकते हैं, सिया लिबास वाले डेमन वाकांट बुजुर्ग ने फ्यूरियस हार्ट की बातों से इत्तेफाक करते हुए कहा। एक बार जब गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर वापस आ जाएंगे तो ब्लैक फुलियम की खैर नहीं। रिबीलेस थंडर की मौत वाकई हैरान कुन थी। ये हकीकत के सैफ अली एक अजदहा बिला सकता था, इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। ताहम ये सिर्फ खिलाड़ियों के मेयार के मुताबिक था। गॉड्स डोमेन के एनपीसीज के सामने ये चीजें कुछ भी नहीं थीं। मजीद ये कि वो इस वक्त डेमन सिटी के अंदर खड़े थे। डेमन सिटी बैरूनी दुनिया में पाए जाने वाले एनपीसी शहरों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसके पास न सिर्फ डेमन एनपीसीज की एक फौज थी जो इसका दिफा कर रही थी, बल्कि इसे डेमन नस्ल के 72 अजीम डेमन मार्क्वीज में से एक का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था। जीरो विंग तो दूर की बात, अगर 3 सेंट्स एम्पायर की तमाम सुपर पावर्स भी हाथ मिला लें तब भी वो डेमन सिटी को गिराने के काबिल नहीं होंगी। सैफ अली की टीम सिर्फ डेमन सिटी के बाहर तकब्बुर कर सकती थी। एक बार जब डेमनस हार्ट की मैन फोर्स वापस आ गई तो सैफ अली की टीम के पास भागने की कोई जगह नहीं होगी। हम एक अजदहे की बात कर रहे हैं। क्या डेमन सिटी का दिफाई जादुई दायरा वाकई उसे रोक सकता है? टर्बिल टाइम्स ने परेशानी से पूछे बगैर न रह सका। वो फ्यूरियस हार्ट पर शक नहीं कर रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि सैफ अली बहुत ज्यादा खौफनाक था। आखिरकार वो सौरज़मीन डेमन किंग के हाथ के हमले से बच गया था। टर्बिल टाइम्स वाकई इस सूरत हाल में खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रहा था। पुरसुकून रहूं, अगर वो सिर्फ पहले जैसे हमले करने के काबिल है तो ब्लैक फुलियम को शहर में दाखिल होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे वो मुसलसल 1 घंटे तक हमला क्यों ना करे। फ्यूरियस हार्ट ने इसे एतमाद के साथ यकीन दिलाया। वहां मौजूद डेमनस हार्ट के दीगर अरकान ने टर्बिल टाइम्स के बेचैन रवैये पर आंखें घुमाईं। इन जैसे डेमन खिलाड़ियों के 3 सेंट्स एम्पायर में खुद को कायम करने की वजह दरअसल डेमन सिटी के खिलाफ सल्तनत की मुख्तलिफ सुपर पावर्स की बेबसी थी। वो सुपर पावर्स सिर्फ साइडलाइन से देख सकती थीं क्योंकि शहर तेजी से तरक्की कर रहा था। कोई भी जो ये कहे कि सैफ अली अकेले शहर के दिफा को तोड़ सकता है, वो मजाक कर रहा होगा। जब टर्बिल टाइम्स और डेमनस हार्ट के बुजुर्ग इस मामले पर बहस कर रहे थे, डेमन सिटी में रहने वाले खिलाड़ियों में कोहराम मच गया। हैरत अंगेज, सिया अजदहे ने वाकई डेमन सिटी के तहफ़्फ़ुज़ में रिबीलेस थंडर को फौरन मार डाला। डेमन सिटी की तामीर के बाद ये पहला मौका है कि डेमनस हार्ट को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कोई ताज्जुब नहीं कि डेमनस हार्ट ने पहले इतने बड़े इनाम की पेशकश क्यों की थी। जीरो विंग वाकई ऐसी ताकत नहीं है जिससे छेड़छाड़ की जाए। यहां तक कि 3 सेंट्स एम्पायर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी डेमनस हार्ट के सामने बेबस हैं। आखिर जीरो विंग किस किस्म का गिल्ड है? रिबीलेस थंडर की मौत की वजह से डेमन सिटी के अंदर मौजूद खिलाड़ियों की जीरो विंग में दिलचस्पी बढ़ गई। कई एडवेंचर टीमों ने तो जीरो विंग के बारे में तहकीक करना भी शुरू कर दी ताकि मालूम हो सके कि ये किस किस्म का गिल्ड है। जब डेमन सिटी के रिहायशी खिलाड़ी इस मामले पर शोर मचा रहे थे, सैफ अली ने सिया अजदहे को कंट्रोल किया और उसे डेमन सिटी के ऊपर अड़ाया और डेमनस हार्ट की रहाइशगाह के ऊपर मंडलाने लगा। इस सूरत-ए-हाल ने डेमन सिटी के रिहायशी खिलाड़ियों में एक और हलचल पैदा कर दी। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो शहर में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? ये डेमन सिटी है। खिलाड़ी जबरदस्ती इसमें कैसे दाखिल हो सकते हैं? वो शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है। डेमनस हार्ट की रहाइशगाह के अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने भी 30 मीटर लंबे सिया अजदहे को फौरन देख लिया। कुछ देर के लिए वहां मौजूद हर शख्स सिया अजदहे के बारे में बहस करने लगा, ये सोचते हुए कि सैफ अली क्या करने की कोशिश कर रहा है। एल्डर हार्ट, दिफाई जादुई दायरे को अजदहे को रोकने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? टर्बिल टाइम्स आसमान में सिया अजदहे को देखते हुए पूछे बगैर न रह सका। पुरसुकून रहूं, अगर वो सिर्फ पहले जैसे हमले करने के काबिल है तो ब्लैक फुलियम को शहर में दाखिल होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे वो मुसलसल 1 घंटे तक हमला क्यों ना करे। फ्यूरियस हार्ट ने जवाब दिया। आसमान में सिया अजदहे की तरफ मुड़ते हुए उसने हिकारत आमेज लहजे में बात जारी रखी। वाइस गिल्ड लीडर लाइट को ब्लैक फुलियम के बारे में खबर मिल चुकी है। वो बहुत जल्द अपनी टीम के साथ वापस आ जाएगा। ब्लैक फुलियम अभी सिर्फ तकब्बुर कर सकता है। ताहम जैसे ही फ्यूरियस हार्ट की बात खत्म हुई,
अचानक शहर के ऊपर से सैफ अली की आवाज आई, टर्बिल टाइम्स, ये मत सोचना कि डेमन सिटी तुम्हें बचा सकता है। अगले ही लम्हे सिया अजदहे के सामने खौफनाक हद तक माना जमा होना शुरू हो गया। सिया अजदहे के 300 गज के दायरे में माना खत्म हो गया। फर्स्ट सॉरोड, लाइट शेडो। चैप्टर 2534 खौफजदा डेमनस किया। वो वाकई शहर का मुहासरा करने जा रहा है। हम डेमन सिटी की बात कर रहे हैं। क्या वो पागल है? जब डेमन सिटी के रिहायशी खिलाड़ियों ने सैफ अली के अल्फाज सुने तो वो दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली का इरादा वाकई डेमन सिटी पर बड़ा रास्त हमला करने का है। ये इंकिशाफ ऐसा था जैसे किसी ने अभी उन्हें बताया हो कि कुछ खिलाड़ी एनपीसी सल्तनत के दारुल हुकूमत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूर एक मजाक होगा। अगले ही लम्हे ताहम सिया अजदहे ने बेरहमी से अपना पंजा शहर की हिफाजत करने वाली जादुई रुकावट पर मारा। जैसे ही पंजा नीचे आना शुरू हुआ, वो एक देव हैकल ख्याली पंजे में तब्दील हो गया जिसने आसमान को ढांप लिया। बूम! जब ख्याली पंजा शफाफ रुकावट से टकराया तो आसमान गरज उठा और जमीन लरज गई। शदीद लहरों ने अर्द गिर्द की फिजा को शीशे की तरह चिकनाचूर कर दिया। इस पंजे के हमले की ताकत इस ड्रैगन बरत से कई गन्ना ज्यादा थी जो सिया अजदहे ने पहले इस्तेमाल की थी। क्या ताकत है? रिग्रेटफुल विंड, जो अभी इस बार से निकला था जहां वो गया था, अपने ऊपर लरसती हुई जादुई रुकावट को देखकर दंग रह गया। डेमन सिटी का दिफाई जादुई दायरा इस वक्त भी इतनी शिद्दत से रद्द अमल जाहिर नहीं करता जब कोई 4 एनपीसी अपनी पूरी ताकत लगा दे। इस सिया अजदहे का हमला कितना ताकतवर है। डेमन सिटी में कोई ऐसा नहीं था जो ये न जानता हो कि डेमन सिटी का दिफाई जादुई दायरा कितना मजबूत है। जब डेमन सिटी पहली बार तामीर हुआ था तो टीन सेंट्स एम्पायर ने एक बार उस पर हमला करने के लिए एनपीसी फौज भेजी थी। इस वक्त ताहम जब मुताद्दिद 4 एनपीसीज ने अपनी पूरी ताकत के साथ शहर के दिफाई जादुई दायरे पर बमबारी की, तब भी जादुई दायरा बिल्कुल नहीं लर्जा था। एनपीसी फौज सिर्फ 5 के डिवाइन ऑफिशियल की मदद से शहर के दिफाई जादुई दायरे को तोड़ने में कामयाब हुई थी। दूसरी तरफ सैफ अली ने जो सिया अजदहा बुलाया था वो सिर्फ 3 का था। ज्यादा से ज्यादा उसकी ताकत सिर्फ 4 एनपीसीज के बराबर होनी चाहिए थी। अब ताहम सिया अजदहे ने महज एक हमले से डेमन सिटी की जादुई रुकावट को इतनी शिद्दत से हिला दिया था। ये सूरत-ए-हाल महज नाकाबिल यकीन थी। पागल? वो जरूर पागल है। फुलियम फीदर उलझन में थी जब उसने सिया अजदहे को शहर की जादुई रुकावट पर बमबारी करते देखा। जादुई रुकावट पर हमला करके वो बुनियादी तौर पर शहर का मुहासरा करने के अपने इरादे का ऐलान कर रहा है। यहां तक कि बैटल वोल्व्स ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। इसके साथ सिर्फ डेमनस हार्ट के अरकान ही कार्रवाई नहीं करेंगे, डेमन सिटी के एनपीसीज भी कार्रवाई करेंगे। अब ब्लैक फुलियम ये नहीं जानता। अगर डेमन सिटी सिर्फ एक गिल्ड सिटी होता तो शायद ठीक होता। आखिरकार गिल्ड सिटीज मुकम्मल तौर पर खिलाड़ियों की मलकियत होते हैं। ताहम एनपीसीज जुज़वी तौर पर डेमन सिटी के मालिक थे। यही वजह थी कि इस जैसे डेमन खिलाड़ियों को यकीन था कि खेल के इस मरहले पर कोई भी खिलाड़ी डेमन सिटी के वजूद को खतरे में डालने के काबिल नहीं है। जब बैटल वोल्व्स ने डेमन सिटी के खिलाफ अपनी फौज भेजी थी तो इसका मकसद सिर्फ डेमन सिटी के गिर्द काम करने वाले डेमन खिलाड़ियों को मारना था, जिसके नतीजे में डेमन सिटी की ताकत कम हो जाती। उसका इरादा कभी भी डेमन सिटी पर बड़ा रास्त हमला करने का नहीं था। अब ताहम सैफ अली ने वाकई डेमन सिटी की जादुई रुकावट पर हमला कर दिया था। वो बस अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। इस दौरान डेमनस हार्ट की रहाइशगाह के अंदर जब टर्बिल टाइम्स ने देखा कि सिया अजदहे के मुताद्दिद हमलों के बावजूद शहर की जादुई रुकावट अब भी कायम है, तो उसने सुकून का सांस लिया। इससे पहले उसने तकरीबन सोच लिया था कि सैफ अली शहर की जादुई रुकावट को चिकनाचूर कर देगा। खुशकिस्मती से सिया अजदहे के हमले सिर्फ रुकावट को लर्जा रहे थे। दूसरे लफ्जों में सिया अजदहे के हमले अब भी रुकावट की बर्दाश्त की हद के अंदर थे। उसने वाकई कार्रवाई की। फ्यूरियस हार्ट इस सूरत-ए-हाल से दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली वाकई डेमन सिटी पर बड़ा रास्त हमला करेगा। हाय हा, वो अब बर्बाद हो गया। जब तक वाइस गिल्ड लीडर वापस आएगा, शहर के अजीम डेमन एनपीसीज इसका काम तमाम कर चुके होंगे। फ्यूरियस हार्ट के पास खड़े सिया लिबास वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। असल में उनकी तरफ से सैफ अली के खिलाफ बेबस थे।
وہ صرف اتنا کر سکتے تھے کہ ڈیمن سٹی کے تحفظ میں چھپ جائیں اور اپنے وائس گلڈ لیڈر کی ٹیم کی واپسی کا انتظار کریں۔ تاہم سیف علی ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور اس نے واقعی ڈیمن سٹی پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اب انہیں صرف آرام سے بیٹھنا تھا اور شہر کے عظیم ڈیمن این پی سیز کو سیف علی کو ٹھکانے لگاتے ہوئے دیکھنا تھا۔ یہ عظیم ڈیمن این پی سیز انسانی این پی سیز سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ شہر پر حکومت کرنے والا ڈیمن مونارک تو انسانوں کے ہیروز کے برابر ایک خوفناک ہستی تھا۔ موجودہ کھلاڑی اس کے سامنے بے بس ہوں گے۔ گلڈ لیڈر اس لمحے ڈیمن سٹی کے رہائشی کھلاڑیوں کو تو چھوڑیں، بلو فروسٹ اور سیف علی کے پیچھے آنے والے دیگر بھی اس صورتحال سے دنگ رہ گئے۔ ان کی رائے میں یہ بہترین ہوتا اگر وہ کسی طرح ڈیمن سٹی میں چھپ کر داخل ہوتے اور تیزی سے نکل جاتے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی واقعی ڈیمن سٹی کے خلاف براہ راست کارروائی کرے گا۔ تاہم اس سے پہلے کہ بلو فروسٹ اور دیگر رد عمل ظاہر کر پاتے، 1 درجن سے زیادہ عظیم ڈیمنز ڈیمن سٹی سے اڑ کر باہر آ گئے۔ نہ صرف یہ تمام عظیم ڈیمنز لیول 130 اس سے اوپر کے تھے، بلکہ وہ ایک دم گھٹنے والا روب بھی خارج کر رہے تھے۔ یہ خاص طور پر عظیم ڈیمنز کے گروپ کی قیادت کرنے والے باوقار آدمی کے لیے سچ تھا۔ اس آدمی نے شاندار سرخ بختر پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک برفانی جنگی کلہاڑی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ بالکل بھی ڈیمن کی طرح نہیں لگتا تھا بلکہ انسان جیسا لگتا تھا۔ تاہم اگر کوئی اس آدمی پر شناختی مہارت استعمال کرتا تو اسے معلوم ہوتا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک حقیقی ڈیمن ہے۔ مزید یہ کہ وہ ایک انتہائی معزز بلڈ لائن والا عظیم ڈیمن تھا۔ موفس لیول 135، ایچ پی 700,000/700,000/700,000۔ عظیم ڈیمنز نے تیزی سے سیاہ اژدہے کو گھیر لیا، جس سے اس کے پاس فرار ہونے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ اژدہا، یہ ڈیمن نسل کا شہر ہے، تمہارا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، موفسا نے سیاہ اژدہے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں اعلان کیا۔ اس دوران موفسا کے الفاظ سن کر ڈیمن سٹی کے رہائشی کھلاڑیوں میں فوراً کوہرام مچ گیا۔ جلدی دیکھو، ہمارا سٹی لارڈ کارروائی کر رہا ہے۔ بلیک فلیم خود کو بہت زیادہ سمجھ رہا ہے۔ اس نے نہ صرف ڈیمنز ہارٹ کو ناراض کیا بلکہ ڈیمن سٹی کو چھونے کی ہمت بھی کی۔ وہ اب برباد ہو گیا۔ بلیک فلیم واقعی بہادر ہے، تاہم میں حیران ہوں کہ وہ موفسا کے سامنے کتنی دیر تک ٹک سکے گا۔ این پی سیز شاذ و نادر ہی کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے، لہذا بہت سے کھلاڑی این پی سیز، خاص طور پر ڈیمن این پی سیز کی طاقت دیکھنے کے لیے متجسس تھے۔ اب جب کہ ڈیمن این پی سیز کو سیف علی جیسے مونسٹر لیول کے ماہر سے لڑتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا تھا تو ہر کوئی قدرتی طور پر پرجوش ہو گیا۔ اس صورتحال کے جواب میں ڈیمنز ہارٹ کے ارکان مسکرانے لگے۔ 1 درجن سے زیادہ ٹچار کے عظیم ڈیمنز کی کارروائی کے ساتھ ایک ٹچار کا ہیرو بھی صحیح سلامت بچنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا تھا، سیف علی جیسے 3 کے کھلاڑی کی تو بات ہی چھوڑ۔ تاہم جب ڈیمنز ہارٹ کے ارکان سیف علی کے احمقانہ رویے پر خوش ہو رہے تھے، سیاہ اژدہے کی طرف سے ایک آہ نکلی۔ یقینی طور پر صرف 3 کے اژدہے کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس جادوئی رکاوٹ کو تباہ کرنا ناممکن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس سنجیدہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگرچہ سیف علی نے پرسکون لہجے میں بات کی تھی، لیکن جب اس کی آواز سیاہ اژدہے کے ذریعے نشر ہوئی تو وہ بہت زیادہ بلند ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر ڈیمن سٹی کے اندر موجود ہر شخص نے اسے بہت واضح طور پر سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اب تک سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ ایک ڈرامہ؟ وہ یقینی طور پر ڈرامہ کر رہا ہے۔ جب ڈیمنز ہارٹ کے ارکان نے سیف علی کے الفاظ سنے تو انہوں نے فطری طور پر سوچا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے اور وہ دراصل پہلے ہی اپنی حد تک پہنچ چکا ہے۔ کیا اس کے پاس اب بھی ایک آخری پتہ ہے جو اس نے استعمال نہیں کیا؟ ریگریٹ فل ونڈ نے تاہم یہ نہیں سوچا کہ سیف علی شیخی بدھار رہا ہے۔ تاہم اسی وقت اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ سورب زمین کے پاس سیاہ اژدہے سے زیادہ مضبوط آخری پتہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس سے پہلے کہ کوئی سیف علی کے الفاظ سے کچھ اخذ کر پاتا، سیاہ اژدہا اچانک غائب ہو گیا اور اس کی جگہ سیف علی خود رہ گیا۔ اس لمحے تاہم سیف علی کے ہاتھوں میں ایک موٹی قدیم کتاب تھی اور اس کتاب نے شہر کے ہر ڈیمن کھلاڑی میں ایک فطری خوف پیدا کر دیا۔ لعنت ہے! یہ تمہارے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ جب موفسا نے وہ قدیم کتاب دیکھی جو سیف علی نے پکڑی ہوئی تھی
تو इसका रंग ड्रामाई तौर पर बदल गया। इससे पहले कि वहां मौजूद डेमन खिलाड़ी सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर पाते, मोर्फसा मुड़ा और वापस डेमन सिटी की तरफ भाग गया। मजीद ये कि वो अकेला नहीं था। 1 दर्जन के करीब दीगर अजीम डेमनज ने भी खौफजदा तासुरात जाहिर किए जब वो वापस शहर की तरफ भागे। चैप्टर 2535 खामोश डेमन सिटी। वो भाग रहे हैं। इन डेमन एनपीसीज को क्या हुआ है? मोर्फसा और दीगर डेमन एनपीसीज को अचानक मुड़ते और भागते देखकर डेमन सिटी के रिहायशी खिलाड़ी उलझन में पड़ गए। एनपीसीज ने सैफ अली के सिया अजदहे को घेर लिया था और वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार भी थे। ताहम आखिर में जैसे ही सैफ अली खुद उनके सामने नमूदार हुआ, वो भाग खड़े हुए। यहां क्या हो रहा था? इस लम्हे डेमन सिटी के रिहायशी खिलाड़ियों को तो छोड़ी, डेमनज हार्ट के अरकान जो डेमन सिटी पर असल इख्तियार रखते थे भी इस सूरत-ए-हाल से दंग रह गए। उसने क्या क्या? डेमन एनपीसीज इससे क्यों डर रहे हैं? फ्यूरियस हार्ट हैरान रह गया जब उसने सैफ अली को देखा, जो इस वक्त आसमान में एक मंतर पड़ रहा था। 4 डेमन एनपीसीज की जहानत खिलाड़ियों से जरा भी कम नहीं थी। खिलाड़ियों के लिए उन पर कोई बर्तरी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। इन डेमन एनपीसीज के सामने मौजूदा खिलाड़ी महज एक मजाक थे। ये डेमन एनपीसीज मौजूदा खिलाड़ियों को चींटियों की तरह कुचल सकते थे। मजीद ये कि ये डेमन एनपीसीज टर 5 के डिवाइन ऑफिशियल से लड़ते हुए भी पुरसुकून रहे थे। मजीद बड़ा, आखिर में उन्होंने 3 सेंट्स एम्पायर की एनपीसी फौज को पीछे धकेल दिया था, जिससे डेमन सिटी को सल्तनत में कदम जमाने का मौका मिला। अब ताहम ये डेमन एनपीसीज वाकई खौफजदा चूहों की तरह भाग गए। ताहम इससे पहले कि फ्यूरियस हार्ट समझ पाता कि क्या हो रहा है, सैफ अली ने अपने मंतर का आखिरी मिसरा खत्म किया। इसके बाद इसकी नज़र पास ही मौजूद लेवल 134 के एक 4 डेमन वाकान पर जिम गई, जो मोर्फसा की ज़ाती सिक्योरिटी टीम के कप्तान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था। डेमनस के हुक्मरान के नाम पर मेरी मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करो। लेवल 134 के गार्ड कप्तान के गिर्द अचानक सिया जंजीरें नमूदार हुईं, जिससे एक नाकाबिल बयान दबाव पैदा हुआ जिसने तमाम डेमन एनपीसीज और डेमन खिलाड़ियों को बेइख्तियार ठहरा दिया। नहीं, मेरी मर्जी मुझसे मत छीनो, गार्ड कप्तान चलाया जब उसने सिया जंजीरों के हमले को पीछे हटाने के लिए शदीद जिदोजहद की। बदकिस्मती से इसकी तमाम कोशिशें रायगा गईं, क्योंकि सिया जंजीरों ने गार्ड कप्तान की मुजाहमत को महज नज़रअंदाज किया और उसके जिस्म में जम हो गईं। अगले ही लम्हे जिदोजहद करने वाला गार्ड कप्तान सुस्त पड़ गया और उसकी आंखें धुंधला गईं। ऐसा लगता था जैसे गार्ड कप्तान की रूह अभी अभी निकाल ली गई हो। उसने क्या क्या? उसने वाकई सिर्फ एक चाल से एक हकीकी 4 डेमन वाकांट से निमट लिया। वहां मौजूद हर डेमन खिलाड़ी इस मंजर को देखकर हैरत से हक्का बका रह गया। ये डेमन सिटी का एक 4 एनपीसी था। इसके पास जो जंगी ताकत थी वो बैरूनी दुनिया के 4 अजीम डेमनस से कहीं ज्यादा थी। मजीद ये कि ज़ेर बहस डेमन एनपीसी एक अजीम डेमन भी था जिसके पास वाकांट का रैंक था। इसकी ताकत अमली तौर पर 4 के हीरोज के बराबर थी। अब ताहम ज़ेर बहस डेमन ने वाकई हरकत करना बंद कर दी थी। ये काम कर गया। सैफ अली ने गार्ड कप्तान को हरकत बंद करते देखकर सुकून का सांस लिया। बाइबल ऑफ डार्कनेस डेमनस पर काफी रोब रखती थी। अपनी मौजूदा हालत में सिर्फ डेमन किंग लेवल के डेमनस ही इसकी ताकत का मुकाबला कर सकते थे। डेमन किंग्स से नीचे के डेमनस फितरी तौर पर बाइबल से डरते थे। ताहम डेमनस पर काबू पाने के लिए बाइबल ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करना आसान नहीं था। बज़ाहिर बाइबल ऑफ डार्कनेस के डेमन रूलर के पास किसी डिमोंक मखलूक को कामयाबी से कंट्रोल करने का 12% इम्कान था, जब तक कि हदफ सारिफ से 30 लेवल और 2 से ज्यादा बुलंद ना हो। हकीकत में ताहम हदफ वाला डेमन जितना मजबूत होता, इसे कंट्रोल करने के इम्कानात इतने ही कम होते। सैफ अली की मौजूदा हालत के साथ अगर वो मोर्फसा को कंट्रोल करने की कोशिश करता, जो कि एक डेमन मार्क्विस था, तो उसकी कामयाबी के इम्कानात गालिबन 1% से भी कम होते। यही वजह थी कि इसने वाकांट रैंक वाले गार्ड कप्तान को अपना हदफ मुंतखब किया था। इसके बावजूद सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि वो पहली ही कोशिश में गार्ड कप्तान को कामयाबी से कंट्रोल कर लेगा, लिहाजा उसने मुतअद्दिद कोशिशों का मंसूबा बनाया था। आखिरकार डेमन रूलर का कूल डाउन सिर्फ 5 मिनट का था। अगर एक बार काफी ना होता तो वो महज दूसरी या तीसरी बार कोशिश कर सकता था।
जहां तक डेमन सिटी के डेमन एनपीसीज के इस पर हमला करने के इम्कान का ताल्लुक था, इसे इस बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बाइबल ऑफ डार्कनेस डिमोंट मखलूकात पर मुकम्मल दबाव रखती थी, अगरचे ये दबाव डेमन खिलाड़ियों के खिलाफ खास तौर पर मुअस्सर नहीं था। जब तक इसके पास बाइबल ऑफ डार्कनेस थी, तो 6 से नीचे की तमाम डिमोंट मखलूकात इससे डरेंगी, तो 5 के डेमन किंग्स भी इससे मुस्तसन नहीं थे। न सिर्फ इन डिमोंट मखलूकात की बुनियादी खुसूसियात में ज़बरदस्त कमी वाक़ होगी, बल्कि उनकी जहानत भी काफ़ी हद तक मुतासिर होगी। मज़ीद ये कि अगर हालात बहुत ख़राब हो जाते तो उसके पास अब भी 7 लोमैनरेज रन मौजूद थी। वो जब चाहे हिफाजत के लिए फरार हो सकता था, लिहाजा वो डेमन सिटी के एनपीसीज से बिल्कुल नहीं डरता था। यही वो अवामिल थे जिनकी वजह से इसने डेमन सिटी आने की हिम्मत की। सैफ अली के गार्ड कप्तान पर काबू पाने के बाद ताहम दीगर भागने वाले डेमन एनपीसीज ने फौरन अपनी पसपाई रोक दी और सैफ अली और कंट्रोल शदा गार्ड कप्तान को घूरने लगे। उनकी आंखों में चौकसी और गुस्सा भड़क रहा था। ऐसा लगता है कि ये डेमनज इस बात से वाकिफ हैं कि मैं एक मुख्तसर मुद्दत में सिर्फ एक बार डेमन रूलर इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अपनी इंतहाई हसास फितरत की वजह से लापरवाही से मेरे करीब आने से डर रहे हैं। सैफ अली ने चुकना डेमन एनपीसीज पर एक नज़र डालते हुए मुस्कुराया। बदकिस्मती से तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। ये कहने के बाद उसने सिया अजदहे को कंट्रोल किया और इसे अपने पास बुलाया। फिर इसने इससे डेमन सिटी की जादुई रुकावट पर एक और हमला करवाया। क्या वो अब भी जादुई रुकावट पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? मैं नहीं जानता कि डेमन एनपीसीज इससे क्यों डर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये सोचता है कि वो डेमन सिटी की रुकावट को तबाह कर सकता है तो वो अभी 100 साल पीछे है। डेमनज हार्ट के अरकान डेमन एनपीसीज को खौफजदा करने की सैफ अली की सलाहियत पर बहुत हैरान थे। ताहम बस इतना ही था। उनके जज्बात सिर्फ हैरत तक महदूद थे। आखिरकार जहां डेमन एनपीसीज सैफ अली से निमटने के लिए शहर छोड़ने से डर रहे थे, सैफ अली अब भी डेमन सिटी में दाखिल नहीं हो सकता था। ताहम जैसे ही डेमनज हार्ट के अरकान की बात खत्म हुई, डेमन गार्ड कप्तान जो सुस्त पड़ गया था अचानक हरकत करने लगा, और सबकी हैरत की इंतहा न रही जब गार्ड कप्तान ने इसी मकाम पर प्रचार का करिस डार्क स्टार फेंका जहां सिया अजदहे ने हमला किया था। अगले ही लम्हे सिया अजदहे का पंजा जादुई रुकावट की बैरूनी सतह से टकराया। इसी वक्त एक देव हैकल सिया सितारा भी जादुई रुकावट की अंदरूनी सतह से टकराया। बूम! अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले होने पर दिफाई जादुई दायरा फौरन चिकनाचूर हो गया। डेमन सिटी की हिफाजत करने वाली जादुई रुकावट पर हर तरफ दरारें पड़ गईं। पींग पींग पींग! सिर्फ चंद सेकंडों में दरारें पूरी जादुई रुकावट में फैल गईं। इस वक्त डेमन सिटी से ऊपर देखते हुए तमाशाई डेमन खिलाड़ियों ने खुद को एक टूटे हुए आसमान की तरफ देखते हुए पाया। खामोशी, मुकम्मल खामोशी। इस लम्हे जैसे डेमन सिटी के लिए वक्त थम गया हो। शहर में रहने वाला हर खिलाड़ी हैरत ज़दा खामोशी में आसमान की तरफ देख रहा था। उनकी आंखें और मुंह खिले के खिले रह गए। इसी वक्त बर्निंग फॉरेस्ट रीजन के अंदर काम करने वाले तमाम डेमन खिलाड़ियों के कानों में सिस्टम के नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला दाखिल हुआ। सिस्टम की बेहिस आवाज़ उनके जहनों में काफ़ी देर तक गूंजती रही। चैप्टर 2536 उटरबिल टाइम्स का कत्ल। बर्निंग फॉरेस्ट रीजन सिस्टम का ऐलान। इंसानी खिलाड़ियों ने डेमन सिटी के दिफाई जादुई दायरे को तोड़ दिया है। डेमन सिटी में मुकीम तमाम डेमन खिलाड़ियों की सिटी रिपोर्टेशन में 10 पॉइंट्स और सिटी कंट्रीब्यूशन में 3000 पॉइंट्स की कमी की जाएगी। तारीकी की ताकत के बोसट में भी 20% कमी की जाएगी। बर्निंग फॉरेस्ट रीजन सिस्टम का ऐलान। डेमन सिटी का दिफाई जादुई दायरा टूट चुका है। शहर के हुक्मरान गिल्ड की मकबूलियत में 5000 पॉइंट्स की कमी की जाएगी। डेमन सिटी की तरफ से फराहम करदा तमाम फवाइद 7 कुदरती दिनों के लिए आधे कर दिए जाएंगे। डेमन सिटी में दिए गए तमाम कोर्ट्स के इनामात में 30% कमी की जाएगी। सिस्टम का ऐलान पूरे बर्निंग फॉरेस्ट में 3 बार दोहराया गया, जिससे जंगल में मौत जैसी खामोशी छा गई। किसी ने डेमन सिटी का दिफाई जादुई दायरा तोड़ दिया। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि 3 सेंट्स एम्पायर की एनपीसी फौज भी डेमन सिटी के सामने बेबस थी? खिलाड़ी भला शहर के दिफाई जादुई दायरे को कैसे तोड़ सकते हैं? ये किसने क्या? क्या ये वही लोग हो सकते हैं जिन पर डेमनज हार्ट ने पहले इनाम रखा था? बर्निंग फॉरेस्ट के अंदर ग्राइंडिंग और कोर्स करने वाले डेमन खिलाड़ी सिस्टम के ऐलान से हक्का बका रह गए।
कुछ खिलाड़ी तो लड़ाई के दौरान सकते में आ गए और मोनेस्टर्स के हाथों मरते मरते बच्चे। डेमन सिटी की तामीर से लेकर अब तक बैटल वोल्व्स के अलावा किसी ताकतवर खिलाड़ी ने वाकई डेमन सिटी पर दबाव डालने में कामयाबी हासिल नहीं की थी। अब ताहम न सिर्फ किसी ने डेमन सिटी पर दबाव डाला, बल्कि उन्होंने शहर के दिफाई जादुई दायरे को भी तबाह कर दिया था। ये महज नाकाबिल यकीन था। इस मालूमात को हासिल करने पर डेमन खिलाड़ियों को जो सदमा महसूस हुआ वो ऐसा ही था जैसे इंसानी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी के बारे में सुने कि इसने किसी सल्तनत के दारुल हुकूमत के दिफा को तोड़ दिया है। ये महज नाकाबिल तसव्वुर था। इस दौरान डेमन सिटी के अंदर रिहायशी खिलाड़ी इस वाक़ये के काफ़ी देर बाद तक सकते में रहे। जाम हो जाने वाले रोबोट्स की तरह उनके मुंह बे आवाज़ खुलते और बंद होते रहे जब वो अपने ऊपर खाली आसमान को घोर रहे थे। लानत है, उसने ये कैसे किया? ये मैन सिटी लेवल का दिफाई जादुई दायरा है। जैसे ही फ्यूरियस हार्ट ने आसमान में मंडलाते हुए सैफ अली को देखा, वो बेमिसाल सदमे से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सैफ अली वाकई डेमन सिटी के दिफाई जादुई दायरे को तबाह करने में कामयाब हो जाएगा। जब टीन सेंट्स एम्पायर की फौज ने हमला किया था तो शहर के दिफाई जादुई दायरे को तबाह करने के लिए 5 के डिवाइन ऑफिशियल की जरूरत पड़ी थी। दिफाई जादुई दायरा 1 दर्जन से ज्यादा 4 एनपीसीज की बमबारी के बावजूद मजबूती से कायम रहा था। अब ताहम सैफ अली 1-3 के खिलाड़ी ने अकेले ही शहर के दिफाई जादुई दायरे को तबाह कर दिया था। मजीद ये कि इसने ये कारनामा सिर्फ एक हमले में अंजाम दिया था। ये यकीनी तौर पर एक बिग था। ताहम मैन गार्ड सिस्टम के लिए गलती करना भी तकरीबन नामुमकिन था। अगर सिस्टम में कोई गलती होती भी तो वो इतने बड़े पैमाने पर न होती। जो फ्यूरियस हार्ट नहीं जानता था वो ये था कि गॉड्स डोमेन में तमाम जादुई दायरों की कमजोरियां होती हैं। बड़े शहरों का दिफाई जादुई दायरा भी इससे मुस्तसन नहीं था। इन सब में माना जंक्शंस होते थे जो जादुई दायरे के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा नाजुक होते थे। आमतौर पर ताहम आम खिलाड़ी उन कमजोर निकात का पता नहीं लगा सकते थे। मजीद ये कि शहर के पैमाने का दिफाई जादुई दायरा जितना बड़ा था, उन कमजोर निकात को तलाश करने की कोशिश करना घास के ढेर में सुई तलाश करने के मुतरादिफ था। ताहम सैफ अली के मामले में ऐसा नहीं था। इंटरमीडिएट मास्टर म्यूजिशियन बनने के बाद जादुई दायरों के बारे में उसकी समझ बूझ बिल्कुल नई बुलंदियों तक पहुंच गई थी। अब डेमन सिटी के दिफाई जादुई दायरे को तो छोड़ी, अगर उसका सामना किसी ऐसी सल्तनत के मैन सिटी लेवल के दिफाई जादुई दायरे से भी होता जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से कायम हो, तब भी इसे यकीन था कि वो जादुई दायरे के कमजोर निकात तलाश कर सकता है। इससे पहले सैफ अली ने सिया अजदहे से जादुई दायरे के कमजोर निकात पर हमला करवाकर डेमन सिटी के दिफाई जादुई दायरे को तोड़ने का मंसूबा बनाया था। ताहम कमजोर निकात की नुकसान बर्दाश्त करने की हद इस नुकसान से ज्यादा थी जो सिया अजदहा पहुंचा सकता था। नतीजे के तौर पर सिया अजदहा अपने हमलों से जादुई दायरे के तवानाई के ज़खायर का सिर्फ एक खास हिस्सा ही कम करने में कामयाब रहा। ताहम 4 डेमन गार्ड कप्तान पर काबू पाने के बाद वो गार्ड कप्तान और सिया अजदहे से एक ही वक्त में एक ही जगह पर हमला करवाने के काबिल हो गया, जिससे इनकी ताकत यकजा हो गई और एक ऐसा हमला हुआ जो जादुई दायरे की नुकसान बर्दाश्त करने की हद से तजावुज कर गया। तब ही वो डेमन सिटी के दिफाई जादुई दायरे को फौरन चिकनाचूर करने में कामयाब हुआ। अगर गार्ड कप्तान इसके कंट्रोल में न आता तो वो वाकई डेमन सिटी के सामने बेबस होता। इस दौरान जब हर कोई इस गैर मुतवक्के पेशरफ्त से दंग रह गया, सैफ अली, जिसका गैल डोमेन फाल था, उड़कर डेमनज हार्ट की रहाइशगाह के ऊपर की जगह पर पहुंच गया। फिर इसने खामोशी से अपने नीचे पुरहुजूम रहाइशगाह का मुशाहिदा किया। टर्बिल टाइम्स, अब तुम्हारी बारी है, सैफ अली ने टर्बिल टाइम्स को देखकर कहा, अर्द गिर्द मौजूद 10,000 अरकान को नजरअंदाज करते हुए। सैफ अली के अल्फाज मौत की घंटी की तरह थे। इन अल्फाज को सुनकर डेमनज हार्ट के अरकान रहाइशगाह के प्लाजा के एक कोने में खड़े टर्बिल टाइम्स की तरफ मुड़े बगैर न रह सके। उनकी आंखों में तरस झलक रहा था। डेमन सिटी फरार होने के बाद टर्बिल टाइम्स को महफूज होना चाहिए था। अब ताहम ऐसा नहीं रहा था। अगर सैफ अली सिर्फ एक हमले में डेमन सिटी के दिफाई जादुई दायरे को भी तबाह कर सकता था तो भला कौन उसके सामने खड़ा हो सकता था। अगरचे सैफ अली ने यह कारनामा अंजाम देने के लिए डेमन गार्ड कप्तान की ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन इसे भी सौर ज़मीन की ताकत का एक हिस्सा समझा जा सकता था। आखिरकार हर कोई 4 के अजीम डेमन, वो भी एक डेमन एनपीसी को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता था। ब्लैक फुलियम
بہتر ہوگا کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ڈیمنز ہارٹ کی رہائش گاہ ہے۔ فیوریس ہارٹ اس وقت دھاڑا جب اس نے دیکھا کہ سیف علی ڈیمنز ہارٹ کے ارکان کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ تم پہلے ہی ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی دائرے کو تباہ کر چکے ہو اور ڈیمنز ہارٹ کے وقار کو خاک میں ملا چکے ہو۔ اگر تم نے ٹربل ٹائمز کو مارا تو تم ڈیمنز ہارٹ کے کٹر دشمن بن جاؤ گے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس چیپٹر 2536 ٹربل ٹائمز کا خاتمہ۔ برننگ فارسٹ ریجن سسٹم اناؤنسمنٹ۔ انسانی کھلاڑیوں نے ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو توڑ دیا ہے۔ ڈیمن سٹی میں مقیم تمام ڈیمن کھلاڑیوں کی شہر میں شہرت میں 10 پوائنٹس اور شہر کے لیے خدمات میں 3000 پوائنٹس کی کمی کر دی جائے گی۔ تاریکی کی طاقت میں ملنے والے اضافے میں بھی 20% کمی کر دی جائے گی۔ برننگ فارسٹ ریجن سسٹم اناؤنسمنٹ۔ ڈیمن سٹی کا دفاعی جادوئی حصار ٹوٹ چکا ہے۔ شہر کی حکمران گلڈ کی مقبولیت میں 5000 پوائنٹس کی کمی کر دی جائے گی۔ ڈیمن سٹی کی جانب سے فراہم کردہ تمام فوائد 7 قدرتی دنوں کے لیے آدھے کر دیے جائیں گے۔ ڈیمن سٹی میں دیے جانے والے تمام مشن کے انعامات میں 30% کمی کر دی جائے گی۔ سسٹم اناؤنسمنٹ پورے برننگ فارسٹ میں 3 بار گونجی، جس کی وجہ سے جنگل میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی نے ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو توڑ دیا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 سینٹس ایمپائر کی NPC فوج بھی ڈیمن سٹی کے سامنے بے بس تھی؟ کھلاڑی شہر کے دفاعی جادوئی حصار کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ کس نے کیا یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن پر ڈیمنز ہارٹ نے پہلے انعام رکھا تھا؟ برننگ فارسٹ کے اندر لیول اپ کرنے والے اور مشن کرنے والے ڈیمن کھلاڑی سسٹم اناؤنسمنٹ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ کھلاڑی تو لڑائی کے دوران اتنے حیران ہوئے کہ وہ ساکت رہ گئے اور قریب تھا کہ مونسٹرز کے ہاتھوں مارے جاتے۔ ڈیمن سٹی کی تعمیر سے لے کر اب تک بیٹل وولوز کے علاوہ کسی طاقتور کھلاڑی نے واقعی ڈیمن سٹی پر دباؤ ڈالنے میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ تاہم اب نہ صرف کسی نے ڈیمن سٹی پر دباؤ ڈالا تھا بلکہ شہر کا دفاعی جادوئی حصار بھی تباہ کر دیا تھا۔ یہ بات محض ناقابل یقین تھی۔ ڈیمن کھلاڑیوں کو یہ معلومات ملنے پر جو جھٹکا لگا وہ ویسا ہی تھا جیسے انسانی کھلاڑی کسی دوسرے کھلاڑی کے بارے میں سنے کہ اس نے کسی سلطنت کے دارالحکومت کے دفاع کو توڑ دیا ہے۔ یہ تصور سے باہر تھا۔ دریں اثنا ڈیمن سٹی کے اندر مقیم کھلاڑی واقعے کے کافی دیر بعد تک حیرت زدہ رہے۔ کسی جام شدہ روبوٹ کی طرح ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ بے آواز ہو کر اپنے اوپر خالی آسمان کو گھورتے رہے۔ لعنت ہے! اس نے یہ کیسے کیا؟ یہ ایک مین سٹی لیول کا دفاعی جادوئی حصار ہے۔ جیسے ہی فیوریس ہارٹ نے آسمان میں منڈلاتے ہوئے سیف علی کو دیکھا، وہ بے پناہ صدمے سے بھر گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سیف علی واقعی ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب 3 سینٹس ایمپائر کی فوج نے حملہ کیا تھا تو شہر کے دفاعی جادوئی حصار کو تباہ کرنے کے لیے ایک 5 ڈیوائن آفیشل کی ضرورت پڑی تھی۔ دفاعی جادوئی حصار 1 درجن سے زائد 4 NPCs کی بمباری کے باوجود مضبوط کھڑا رہا تھا۔ تاہم اب سیف علی ایک 3 کھلاڑیوں نے تنہا شہر کے دفاعی جادوئی حصار کو تباہ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ اس نے یہ کارنامہ صرف ایک حملے میں انجام دیا تھا۔ یہ یقینی طور پر کوئی بگ تھا۔ تاہم مین گارڈ سسٹم کے لیے غلطی کرنا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ اگر سسٹم میں کوئی غلطی ہوتی بھی تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی تھی۔ فیوریس ہارٹ کو جو بات معلوم نہیں تھی وہ یہ تھی کہ گارڈز ڈومین میں تمام جادوئی حصاروں کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ بڑے شہروں کا دفاعی جادوئی حصار بھی اس سے مستثن نہیں تھا۔ ان سب میں مانا جنکشنز ہوتے تھے جو جادوئی حصار کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نازک ہوتے تھے۔ عام طور پر عام کھلاڑی ان کمزور پوائنٹس کو تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ مزید یہ کہ شہر کے پیمانے کا دفاعی جادوئی حصار کتنا بڑا ہوتا ہے، ان کمزور پوائنٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ تاہم سیف علی کے لیے ایسا نہیں تھا۔ انٹرمیڈیٹ ماسٹر میجیشن بننے کے بعد جادوئی حصاروں کے بارے میں اس کی سمجھ مکمل طور پر نئی بلندیوں تک پہنچ گئی تھی۔ اب ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کی تو بات ہی چھوڑی، اگر اس کا سامنا کسی ایسی سلطنت کے مین سٹی لیول کے دفاعی جادوئی حصار سے بھی ہوتا جو 1 صدی سے قائم ہو، تب بھی اسے یقین تھا کہ وہ جادوئی حصار کے کمزور پوائنٹس تلاش کر سکتا ہے۔ پہلے سیف علی نے بلیک ڈریگن کے ذریعے جادوئی حصار کے کمزور پوائنٹس پر حملہ کر کے ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم کمزور پوائنٹس کی نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت بلیک ڈریگن کے پہنچائے جانے والے نقصان سے زیادہ تھی۔ نتیجے کے طور پر
بلیک ڈریگن اپنے حملوں سے جادوئی حصار کے توانائی کے ذخائر کا صرف ایک خاص حصہ ہی کم کرنے میں کامیاب رہا۔ تاہم ٹچار ڈیمن گارڈ کیپٹن پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ گارڈ کیپٹن اور بلیک ڈریگن سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر حملہ کروانے کے قابل ہو گیا، جس سے ان کی طاقت یکجا ہو گئی اور ایک ایسا حملہ ہوا جو جادوئی حصار کی برداشت سے باہر تھا۔ تبھی وہ ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو فوری طور پر پاش کرنے میں کامیاب ہوا۔ اگر گارڈ کیپٹن اس کے قبضے میں نہ آتا تو وہ واقعی ڈیمن سٹی کے سامنے بے بس ہوتا۔ دریں اسنا جب ہر کوئی اس غیر متوقع پیش رفت پر دنگ رہ گیا، سیف علی، جس کا گیل ڈومین فعال تھا، ڈیمنز ہارٹ کی رہائش گاہ کے اوپر اڑ کر پہنچ گیا۔ پھر اس نے خاموشی سے نیچے موجود پرہجوم رہائش گاہ کا مشاہدہ کیا۔ ٹربل ٹائمز، اب تمہاری باری ہے، سیف علی نے ٹربل ٹائمز کو دیکھ کر کہا، اور ارد گرد موجود ڈیمنز ہارٹ کے ہزاروں ارکان کو نظر انداز کر دیا۔ سیف علی کے الفاظ موت کے پروانے کی طرح تھے۔ یہ الفاظ سن کر ڈیمنز ہارٹ کے ارکان ٹربل ٹائمز کی طرف دیکھنے لگے، جو رہائش گاہ کے پلازا کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ترس جھلک رہا تھا۔ ٹربل ٹائمز کو ڈیمن سٹی فرار ہونے کے بعد محفوظ ہونا چاہیے تھا، تاہم اب ایسا نہیں رہا تھا۔ اگر سیف علی ایک ہی حملے میں ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو بھی تباہ کر سکتا تھا تو بھلا کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا؟ اگرچہ سیف علی نے اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے ڈیمن گارڈ کیپٹن کی طاقت پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اسے بھی اس سورڈ زمین کی طاقت کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا تھا۔ آخر کار ہر کوئی ٹچار گریٹ ڈیمن، وہ بھی ایک ڈیمن این پی سی کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بلیک فلیم، بہتر ہوگا کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ڈیمنز ہارٹ کی رہائش گاہ ہے۔ فیوریس ہارٹ دھاڑا جب اس نے دیکھا کہ سیف علی ڈیمنز ہارٹ کے ارکان کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ تم پہلے ہی ڈیمن سٹی کے دفاعی جادوئی حصار کو تباہ کر چکے ہو اور ڈیمنز ہارٹ کے وقار کو خاک میں ملا چکے ہو۔ اگر تم نے ٹربل ٹائمز کو مارا تو تم ڈیمنز ہارٹ کے کٹر دشمن بن جاؤ گے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس بارے میں واضح طور پر سوچ لو۔ سیف علی کی طاقت واقعی خوفناک تھی، تاہم ڈیمنز ہارٹ ایسی ہستی نہیں تھی جسے آسانی سے اکسایا جا سکے۔ یہ گارڈز ڈومین کی پہلی ڈارک گلڈ تھی جس نے ڈیمنز کے لیے ایک شہر قائم کیا تھا، ایک ایسے دور میں جہاں تاریک طاقتیں پھل پھول رہی تھیں، یہاں تک کہ سپر گلڈز بھی ڈیمنز ہارٹ کو اتفاقنہ ناراض کرنے کی جرت نہیں کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیمنز ہارٹ میں سیف علی جیسے مونسٹر سے نمٹنے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن زیرو ونگ کی کہانی مختلف تھی۔ ایک گلڈ ایک فرد سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک گلڈ ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جو ہزاروں اور ممکنہ طور پر لاکھوں کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب تک ڈیمنز ہارٹ زیرو ونگ کے دیگر ارکان کا قتل عام کرتی رہے گی، چاہے سیف علی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، زیرو ونگ پھر بھی تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیم سینٹس ایمپائر کی مختلف سپر پاورز نے ڈیمنز ہارٹ سے نمٹتے وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا انتخاب کیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ زیرو ونگ ایسی گلڈ ہے جسے تم آسانی سے اکسا سکتے ہو؟ سیف علی نے فیوریس ہارٹ کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلیک ڈریگن فوراً آسمان سے نیچے اترا اور ٹربل ٹائمز کے اوپر نمودار ہوا۔ پھر اس نے برسکر پر اپنا پنجہ مارا۔ لائٹ شیڈو؟ نہیں۔ جب ٹربل ٹائمز نے پہاڑ جیسے پنجے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے فطری طور پر ڈیمونیفیکیشن کو فعال کیا، جس کے بعد اپنی حفاظت کے لیے جان بچانے والی مہارت کا استعمال کیا۔ بدقسمتی سے ایک ٹرتین ڈریگن کے سامنے ٹربل ٹائمز جیسا ٹرتین ڈیمن کھلاڑی ایک چیونٹی سے مختلف نہیں تھا۔ جب بلیک ڈریگن کا پنجہ ٹربل ٹائمز سے ٹکرایا تو برسکر زمین میں دب گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیپٹر 2537 تنہا ڈیمنز ہارٹ کو زیر کرنا۔ جب ٹربل ٹائمز مرا تو ڈیمن سٹی پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، کیونکہ ہر کوئی ہوا میں منڈلاتے ہوئے سیف علی کو گھور رہا تھا۔ اس نے اسے مار دیا، بس اتنی آسانی سے۔ شہر کے آزاد کھلاڑیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سیف علی ڈیمنز ہارٹ کی رہائش گاہ کے بیچوں بیچ کسی کھلاڑی پر حملہ کرنے کی جرت کرے گا، پھر بھی اس نے ذرا سی ہچکچاہٹ کے بغیر ایسا کر دیا تھا۔ اس نے ایسا برتاؤ کیا جیسے ڈارک گلڈ کے ارکان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس نے کر دکھایا۔ بلو فروسٹ اور ڈارک ڈین سے تعلق رکھنے والے زیرو ونگ کے دیگر ارکان، جنہوں نے جادوئی آئینے کے ذریعے یہ منظر دیکھا تھا، خاص طور پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سیف علی کامیابی سے ٹربل ٹائمز کو مار ڈالے گا۔ مزید یہ کہ ان کے گلڈ لیڈر نے ڈیمنز ہارٹ کے ارکان کے سامنے ایسا کیا تھا۔ بلو فروسٹ اور اس کے ساتھیوں کو ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔
वो तब भी हैरान रह जाते अगर वो डेमन सिटी में छप कर दाखिल होने और टर्बिल टाइम्स को कत्ल करने में कामयाब हो जाते, लेकिन सैफ अली ने दिलेरी और खिले आम अपने शिकार को हलाक कर दिया था। जबकि जीरो विंग के डार्क डैन के अरकान दंग थे। फ्यूरियस हार्ट, जो डैमनज हार्ट की रहाइशगाह के अंदर खड़ा था, ने सैफ अली को गुस्से भरी नजरों से देखा। इसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ब्लैक फुलियम, तुम और तुम्हारी पूरी गिल्ड खत्म हो चुके हो। यहां तक कि हमारा गिल्ड लीडर भी तुम्हें हमारी रहाइशगाह में किसी को मारने पर नहीं छोड़ेगा। वाइस गिल्ड लीडर फ्लेमिंग लाइट की तो बात ही छोड़ो, फ्यूरियस हार्ट धाड़ा। इसे हकीकत में ये तवक्को नहीं थी कि सैफ अली बगैर सोचे समझे टर्बिल टाइम्स पर हमला कर देगा। हमला इतना अचानक था कि उसे बरसरिकर को बचाने की कोशिश करने का वक्त भी नहीं मिला। एक गिल्ड की रहाइशगाह उसका सबसे कीमती मकाम होता है। अगर यह खबर फैली कि डैमनज हार्ट अपनी रहाइशगाह के अंदर एक खिलाड़ी की हिफाजत भी नहीं कर सकी, तो डार्क गिल्ड की साख को नुकसान पहुंचेगा। क्या ऐसा ही है? सैफ अली ने फ्यूरियस हार्ट को बेनियाजी से देखते हुए पूछा। बिला जेजे का हमें आजमा लो। जीरो विंग हर इस चीज के लिए तैयार है जो तुम हमारे रास्ते में फेंक सकते हो। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है तो मैं इजाजत चाहूंगा। सैफ अली की जानिब से अपनी गिल्ड की खुली तौहीन सुनकर रहाइशगाह में मौजूद हर खिलाड़ी में खलबली मच गई। बकवास, ये कमीना बहुत मगरूर है। एल्डर हार्ट, आइए मिलकर इस पर हमला करते हैं। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि हम उसकी हकीर जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकते। रहाइशगाह में मौजूद गिल्ड एल्डर्स गुस्से में थे और उन्होंने फ्यूरियस हार्ट को कायल करने की कोशिश की कि वो सब मिलकर सौर जमीन के खिलाफ कार्रवाई करें। टर्बिल टाइम्स की मौत डैमनज हार्ट के लिए जिल्लत आमेज थी, और अगर उन्होंने सैफ अली को बहिफाजत जाने दिया तो गिल्ड की साख का कुछ बाकी नहीं रहेगा। नहीं, इसे जाने दो। फ्यूरियस हार्ट दांत पीसते हुए गा और गिल्ड एल्डर्स को पीछे हटने का इशारा किया। जब सैफ अली को एहसास हुआ कि डार्क गिल्ड के अरकान में से किसी का हमला करने का इरादा नहीं है, तो वो मुड़ा और रहाइशगाह और डेमन सिटी से दूर उड़ गया। हार्ट, क्या तुम वाकई उसे जाने दे रहे हो? सिया लिबास पहने वाकांट एल्डर ने सैफ अली को उड़ते हुए देखकर मुतालबा किया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इसी वक्त उसकी जान नहीं लेना चाहता? फ्यूरियस हार्ट ने सिया लिबास वाले एल्डर को घूरते हुए कहा। बल्कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम में से कोई भी उसे मारने के लिए इतना ताकतवर है? रीबीलेस थंडर इस वक्त डेमन सिटी का सबसे ताकतवर खिलाड़ी था, लेकिन अगर सैफ अली रीबीलेस थंडर को भी हलाक कर सकता था, तो वो, जो अभी तक डेमन काउंट के रैंक तक भी नहीं पहुंचे थे, इस सौर जमीन से लड़कर क्या हासिल कर सकते थे? क्या हमारे पास डेमन गार्ड्स नहीं है? मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि वो 1 दर्जन से ज्यादा 4 डेमन गार्ड्स के खिलाफ लड़ाई में बच सकता है, सिया लिबास वाले एल्डर ने दलील दी। ज़ेरे बहस डेमन गार्ड्स इन डेमन एनपीसीज की तरह नहीं थे जिन्होंने सैफ अली को घेर लिया था और बाद में वहां से भाग गए थे। डैमनज हार्ट का शहर के एनपीसीज पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसके डेमन गार्ड्स की कहानी मुख्तलिफ थी। अगर वो मुनासिब कीमत अदा करते तो उनके डेमन गार्ड्स सैफ अली को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। सिया लिबास वाले एल्डर ने यह अंदाजा भी लगाया था कि सैफ अली जिस भी तरीके से डेमन एनपीसी को कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ एक को ही कर सकता। मुताद्दिद 4 डेमनस को कंट्रोल करना नामुमकिन होना चाहिए। अगर वो सैफ अली को घेरने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा 4 डेमन गार्ड्स भेजते, तो उसके पास कोई मौका नहीं होता, चाहे डेमन गार्ड कैप्टन इसकी तरफ ही क्यों ना होता। डेमन सिटी के अंदर सौर जमीन का खात्मा मुकम्मल तौर पर मुमकिन था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा? फ्यूरियस हार्ट ने एल्डर को घूरते हुए जवाब दिया। संजीदगी से उसने अपनी बात जारी रखी। मैंने ब्लैक फुलियम के रहाइशगाह के ऊपर पहुंचते ही डेमन गार्ड्स को मुतहर्रिक करने का सोचा था, लेकिन जब वो आया तो डेमन गार्ड्स के बुनियादी औसाफ में 30% कमी आ गई। वो इस हालत में ब्लैक फुलियम का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इसके ज़ेरे कंट्रोल डेमन गार्ड कैप्टन की तो बात ही छोड़ो। सैफ अली पहले ही 4 की तरह ताकतवर था, जो उसने रीबीलेस थंडर के खिलाफ लड़ाई में साबित कर दिया था जब वो बराबर के तौर पर टकराए थे। 30% कम बुनियादी औसाफ के साथ डेमन गार्ड्स का सैफ अली के खिलाफ कोई मौका नहीं था। सैफ अली एक डोमेन रीलिम एक्सपर्ट था। इसे खत्म करने के लिए कमतर औसाफ वाले बेवकूफ मोनेस्टर्स का एक गिरोह भेजना किसी मजाक से कम ना होता, लेकिन इसे बगैर किसी नुकसान के जाते देखना बहुत तकलीफ देह है, सिया लिबास वाले एल्डर ने दांत पीसते हुए कहा जब उसने सैफ अली के साय को दूर जाते देखा। डैमनज हार्ट ने डेमन सिटी में इस वकार को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी,
जिसका वो चंद मिनट पहले तक लुत्फ उठा रहे थे। अब जबकि सैफ अली ने इतना शदीद धचका पहुंचाया था, अगर वो इसे आसानी से जाने देते तो अपनी साख बहाल करने में उन्हें सदियां लग जाती। तो क्या हुआ अगर वो चला गया? मैंने पहले ही गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर लाइट को मतला कर दिया है। ब्लैक फुलियम ज्यादा देर तक इस जीत का जश्न नहीं मना सकेगा, फ्यूरियस हार्ट ने अपनी आंखें सुकेड़ते हुए कहा जब वो सैफ अली की रुखसती को देख रहा था। इस वक्त डेमनस हार्ट वाकई सैफ अली के सामने बेबस थी, लेकिन एक बार जब गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर फ्लेमिंग लाइट वापस आ जाएंगे तो कहानी मुख्तलिफ होगी। वो दो अफराद गिल्ड की ताकत के असल सुतून थे। यहां तक कि टीन सेंट्स एम्पायर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी इन दो खिलाड़ियों की ताकत और इस बुनियाद से डरती थीं जो उन्होंने डार्क गिल्ड के लिए बनाई थी, यहां तक कि वो डेमनस हार्ट के साथ खुफिया इत्तिहाद करने तक चले गए थे। चूंकि सैफ अली ने डेमनस हार्ट की साख को खाक में मिला दिया था, इसलिए गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मामला हल नहीं हो जाता। जब सैफ अली डेमनस हार्ट की रिहाइशगाह से दूर उड़ गया तो शहर के रिहायशियों में एक और हलचल मच गई। क्या डेमनस हार्ट ने वाकई उसे जाने दिया? क्या डेमनस हार्ट की रिहाइशगाह में काफी 4 डेमन गार्ड्स तैनात नहीं थे? गिल्ड ने उन्हें मुतहरिक क्यों नहीं किया? क्या वो इंसान भी है? डार्क गिल्ड की रिहाइशगाह से सैफ अली की बहिफाजत रुखसती ने डेमन सिटी के खिलाड़ियों को दंग कर दिया। इनमें से किसी को भी तवक्को नहीं थी कि यह हमला इस तरह खत्म होगा। डेमनस हार्ट गार्ड्स डोमेन की सफन अव्वल की तारीख ताकतों में से एक थी, फिर भी न सिर्फ सैफ अली तनहा डेमन सिटी, जो कि डेमनस हार्ट का मरकजी हेडक्वार्टर था, में घुस गया था, बल्कि इसने गिल्ड की रहाइशगाह के अंदर टर्बिल्ड टाइम्स को भी हलाक कर दिया था। सबसे बढ़कर यह कि सैफ अली रहाइशगाह से बगैर किसी नुकसान के उड़कर चला गया था। अगर वो ये कहानी किसी को सुनाते तो कोई यकीन न करता, और फिर भी इन सब ने उसे होते देखा था। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि डेमनस हार्ट इस पूरे अमल के दौरान खामोश रही थी। गिल्ड के किसी एक रुकन ने भी सैफ अली पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। वो सब डेमन खिलाड़ी थे, मुकम्मल डार्क प्लेयर्स। जरा सी बात पर किसी से लड़ाई शुरू करना उनके लिए मामूल की बात थी, खास तौर पर डेमनस हार्ट के अरकान के लिए। ताहम डार्क गिल्ड के अरकान भी एक अकेले इंसानी खिलाड़ी से खौफजदा नजर आ रहे थे। ये नाकाबिल यकीन था। जब सैफ अली डेमन सिटी से रवाना हुआ तो इस मुकाबले की खबर टीन सेंट्स एम्पायर में जंगल की आग की तरह फैल गई। चैप्टर 2538 टीन सेंट्स एम्पायर लरज उठी, दुरुस्त फैसला। टीन सेंट्स एम्पायर, हेवनली सेनेट कैपिटल सिटी, बैटल वोल्स की रहाइशगाह। एक शख्स जो सुर्ख बख्तर पहने हुए था और ख्याली शोलों में घिरा हुआ था, तकरीबन 100 मीटर बुलंद गिल्ड हॉल के ऊपरी मंजिल के लाउंज में अपनी आंखें बंद किए एक सुर्ख तलवार के सामने खामोशी से बैठा था। अगरचे इस शख्स ने जरा सी भी हरकत नहीं की थी, लेकिन तलवार और उसके गिर्द मौजूद शोले इस शख्स के गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे इनमें अपनी जान हो। हुआ में एक के बाद एक इलाही निशानात नमूदार होने लगे जो इर्द गिर्द की तमाम आग की किस्म की माना को अपनी तरफ खींच रहे थे और इसे इस शख्स में भर रहे थे। जैसे जैसे माना इसमें भरती गई, इसका हाला मजीद शदीद होता गया। कुछ सेकंड के बाद इस शख्स का हालात 4 की तरह शदीद हो गया। ऐसा महसूस होता था जैसे वो एक फायर डेमन में तब्दील हो गया हो, क्योंकि कमरा चमकदार शोलों से भर गया था। अगर सैफ अली उसे देखता तो वो यकीनन हैरान रह जाता। सुर्ख शोलों में नहाने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सीरियस था, जो बैटल वोल्व्स के पुराने मोनेस्टर्स में से एक था। न सिर्फ सीरियस 4 की ताकत रखता था, बल्कि आग की किस्म की माना पर उसका कंट्रोल सैफ अली से भी ज्यादा था, जिसने माना टेक्निक में महारत हासिल की थी। सीरियस माना को अपने जिस्म के एक हिस्से की तरह मुकम्मल और नाजुक कंट्रोल के साथ इस्तेमाल कर रहा था। अब वो आग की किस्म की माना के मुख्तलिफ धारों के बहाव को भी कंट्रोल कर सकता था। जब सीरियस ने आखिरकार अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसके गिर्द मौजूद सुर्ख आग ने सफ़ेद माइल नीली रंगत इख्तियार कर ली और कमरे का दर्जा हरारत फौरी तौर पर कई 100 डिग्री तक बढ़ गया। यहां तक कि आर्म्ड 2 खिलाड़ी भी इस शख्स के करीब पहुंचने से पहले ही जलकर मर जाते। मैंने आखिरकार इस फायर सेनेट बिल्ड लाइन को जज्ब करना मुकम्मल कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं डेमन सिटी का एक और दौरा करूं, सीरियस ने अपने बाजुओं पर नीले इलाही निशानात का मुआयना करते हुए मुस्करा कर कहा। बर्निंग फॉरेस्ट में लड़ाई के दौरान डेमनस हार्ट के वाइस गिल्ड लीडर फ्लेमिंग लाइट ने उसे शिकस्त दी थी। उसने शुरू में फ्लेमिंग लाइट को जल्द शिकस्त देने की उम्मीद छोड़ दी थी,
लेकिन गिल्ड खुशकिस्मत रही कि उसे इंतहाई नायाब एडवांस्ड बिल्ड लाइन फायर सेनेट बिल्ड लाइन मिल गई। पहले तो उसने फर्ज किया था कि फायर सेनेट बिल्ड लाइन इसकी ताकत में सिर्फ थोड़ा सा इजाफा करेगी, लेकिन अब जबकि वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ मुत्तहिद हो चुका था, वो समझ गया था कि ये कितनी खौफनाक है। इसे अब ये यकीन भी था कि वो डेमन सिटी में घुसकर अपनी जान बचाकर बाहर निकल सकता है। फ्लेमिंग लाइट से अपना बदला लेना तो दूर की बात है। ताहम जैसे ही सीरियस लाउंज से निकलने की तैयारी कर रहा था, एक लंबा दरमियानी उम्र का शख्स जिसका हाला मुतासिर कुन था, अंदर दाखिल हुआ। ये शख्स एवरलास्ट नगवार था, जो पहले गुल्लुरेस लाइन्स बैटल टीम के लीडर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुका था। कमांडर, हमें अभी डेमन सिटी के हवाले से एक अपडेट मौसूल हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि न सिर्फ ब्लैक फुलियम शहर में घुस गया है, बल्कि इसने टर्बिल टाइम्स को भी हलाक कर दिया है, जो डेमनस हार्ट की रहाइशगाह के अंदर छुपा हुआ था। एवरलास्ट नगवार ने ऐलान किया, टर्बिल टाइम्स डेमनस हार्ट की रहाइशगाह के अंदर मारा गया। इस खबर ने सीरियस को दंग कर दिया और एक लम्हे के लिए इसे लगा कि शायद इसने गलत सुना। वो पहले ही हैरान था कि सैफ अली और उसकी टीम डेमन सिटी तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। 1 लाख से ज्यादा माहिरीन की फौज भेजने के बावजूद बैटल वोल्व्स शहर के गेट की झलक तक नहीं देख सके थे। लेकिन अब इसे मालूम हुआ कि सैफ अली शहर में घुस गया था और डेमनस हार्ट की रहाइशगाह के अंदर टर्बिल टाइम्स को मार डाला था। ये हैरान कुन था। डेमनस हार्ट डेमन सिटी में अपना ज्यादातर वकार खो चुकी है और अब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए बहुत कम खतरा है। कमांडर, क्या हमें अब भी डेमन सिटी जाना चाहिए? एवरलास्ट नगवार ने सीरियस से पूछा, जिसके चेहरे पर अजीब तासुरात थे। टर्बिल टाइम्स की मौत की खबर पहले ही पूरी 3 सेंट्स एम्पायर में फैल चुकी थी। डेमनस हार्ट के लिए इस मामले को छुपाना नामुमकिन था। दरीं असना, इस सूरत-ए-हाल ने बैटल वोल्व्स को इस जिल्लत का बदला लेने से महरूम कर दिया था जिसका उसे सामना करना पड़ा था। अगर गिल्ड अब डेमनस हार्ट को निशाना बनाती तो उसे सिर्फ बदमाश का लेबल मिलता, जिससे गिल्ड की साख मजीद मुतासिर होती। हमें अब डेमन सिटी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें जीरो विंग का दौरा करना चाहिए, सीरियस ने कहा। ऐसा कारनामा अंजाम देने के लिए ब्लैक फुलियम वाकई मुतासिर कुन है। बदकिस्मती से डेमनस हार्ट कोई मामूली हरीफ नहीं है और फ्लेमिंग लाइट खास तौर पर परेशान कुन है। अगर ऐसा ना होता तो 3 सेंट्स एम्पायर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स कभी भी खुशी से डार्क गिल्ड के साथ इत्तेहाद ना करती। समझ गया? मैं जरूरी तैयारियों का ख्याल रखूंगा, एवरलास्ट नगवार ने कहा। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद वो अपने कमांडर के फैसलों से मुत्तफिक हो गया। 2 या 3 दिन पहले एवरलास्ट नगवार ने सोचा होता कि जीरो विंग ने अभी एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन बैटल वोल्व्स ने जो मालूमात इकट्ठी की थीं, इसकी बुनियाद पर डेमनस हार्ट के पास लेवल 100 न्यूट्रल मैप्स में इतनी ताकत थी जितनी जीरो विंग सोच भी नहीं सकता था। सैफ अली ने डेमनस हार्ट की साख को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ शेर की मूंछों को छेड़ा था। ये अमल जाहिलाना और अहमकाना था। दरीं असना, सैफ अली के कारनामों के बारे में जानने वाली तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी इसी तरह हैरान थीं। इनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि सैफ अली डेमन सिटी को उसकी बुनियादों तक हिला देगा। सौर जमीन की ताकत महज गैर इंसानी थी। हैरत अंगेज तौर पर, ताहम 3 सेंट्स एम्पायर इस खबर के बावजूद गैर मामूली तौर पर पुरसुकून रही। मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से किसी ने भी, जो डेमन खिलाड़ियों से शदीद नफरत करती थी, कोई हरकत नहीं दिखाई थी। इनमें से किसी ने भी डेमन सिटी के गिरते हुए वकार का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सल्तनत की सुपर पावर्स ने जीरो विंग के इलाकों में बड़ी तादाद में माहिरीन भेजे थे। वाकयात का ये मोड़ नाकाबिल बयान हद तक अजीब था। क्या ये सुपर पावर्स पागल हो गई हैं? वाइस गिल्ड लीडर, वो डेमनस हार्ट पर दबाव डालने के लिए सूरत-ए-हाल का फायदा नहीं उठा रही हैं और उसके बजाय जीरो विंग को निशाना बना रही है। अलूजी वर्ड्स के पास मौजूद 3 सिया लिबास वाले इसीसन ने गिल्ड के मालूमाती नेटवर्क की जमा करदा तफसीलात का जायजा लेने के बाद कहा कि वो बर्निंग फॉरेस्ट में सिस्टम अनाउंसमेंट से महरूम रह गए। इस इलाके में डेमन खिलाड़ियों की तरक्की की रफ्तार काफी हद तक कम हो गई है। ये हमला करने का बेहतरीन मौका है। वो पागल नहीं हुए, अलूजी वर्ड्स, जो रिपोर्टों को छानने में मसरूफ थी, ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला, इस बयान ने 3 इसीसन को उलझन में डाल दिया। उसे समझ नहीं आया कि अलूजी वर्ड्स का इससे क्या मतलब है। चूंकि सैफ अली ने डेमन सिटी के दिफाई जादुई हिसार को तबाह कर दिया था,
اس لیے شہر کے تمام ڈیمن کھلاڑیوں کی طاقت میں 20% کمی واقع ہوئی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا جو مختلف سپر پاورز کے پاس ان ڈیمن کھلاڑیوں کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ ڈیمنز ہارٹ نے سلطنت کی مختلف سپر پاورز کو لیول 100 نیوٹرل میپ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ سپر پاورز اب ڈارک گلڈ کو دبا کر مزید وسائل حاصل کر سکتی تھیں۔ یہ صحیح ہے، الوژری ورڈز نے کہا، اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ مختلف سپر پاورز کے بہت کم ارکان اس بات سے واقف ہیں کہ ڈیمنز ہارٹ واقعی کتنی خوفناک ہے۔ ڈارک گلڈ نے پہلے ہی میتھالوجی کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، جو 5 بڑی سپر پاورز میں سے ایک ہے۔ اس کی مجموعی طاقت اور اس کی بنیادیں زیرو ونگ سے کہیں زیادہ برتر ہیں۔ قدرتی طور پر مختلف سپر پاورز زیرو ونگ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، ڈیمنز ہارٹ کا نہیں۔ ڈیمنز ہارٹ نے واقعی میتھالوجی کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ 13 اسی سن کو فوراً احساس ہو گیا۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ ڈیمنز ہارٹ کتنی مضبوط تھی۔ میتھالوجی گارڈز ڈومین کے 5 بڑے ٹائٹنز میں سے ایک تھی اور کرمزن ایمپرر جیسی عام سپر پاورز سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ عام سپر گلڈز اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر میتھالوجی ڈیمنز ہارٹ کی حمایت کر رہی تھی تو ڈارک گلڈ کو حالیہ واقعات کے بعد بھی اپنی ترقی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ 3 سینٹس ایمپائر کی سپر پاورز زیرو ونگ پر حملہ کرنے میں مصروف تھیں، سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت شخص فائر ڈریگن ایمپائر کے باہر مانا سے بھرپور مقام پر پہنچا۔ یہ شخص فلیمنگ لائٹ تھا، ڈیمنز ہارٹ کا مشہور وائس گلڈ لیڈر۔ اس کی آمد کے کچھ ہی دیر بعد 2 لیول 107 3 پیک ماہرین نے اسے روک لیا۔ تمہیں یہاں کیا کام ہے؟ ایک 3 شیلڈ واریر نے فلیمنگ لائٹ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مطالبہ کیا۔ مجھے وائس گلڈ لیڈر کولڈ شیڈو سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا ان کے پاس کچھ وقت ہے؟ فلیمنگ لائٹ نے شائستگی سے پوچھا۔ چیپٹر 2539 کی بیسل بلیڈ کا ٹکڑا۔ ٹربل ٹائمز کی موت کے بعد سیف علی ہیل لیجن کے ساتھ سٹون فارسٹ سٹی واپس آ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی 3 سینٹس ایمپائر میں نہیں رکا۔ جس لمحے ہیل رش اور اس کے ساتھی سٹون فارسٹ سٹی میں داخل ہوئے، جو منظر ان کے سامنے تھا اس نے انہیں دنگ کر دیا۔ سٹون فارسٹ سٹی ایک گلڈ سٹی تھا اور عام طور پر لیول 100+ نیوٹرل میپس میں صرف کھلاڑی ہی گلڈ سٹیز کا دورہ کرتے تھے۔ این پی سیز شاز و نادر ہی ایسے گلڈ سٹیز کا دورہ کرتے تھے، پھر بھی سٹون فارسٹ سٹی ان سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ شہر کے مرکزی دروازے پر این پی سی تاجروں کی ایک لمبی قطار شہر میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے این پی سی سٹی کہنا مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ ہیل رش بھی دنگ رہ گیا جب اس نے زیرو ونگ کے شہر میں آنے والے کھلاڑیوں کی تعداد اور معیار دیکھا۔ اس نے مین اسٹریٹ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہی کئی درجن 3 کھلاڑیوں کو دیکھا۔ اگرچہ مختلف سپر پاورز کے پاس گیم کے اس مرحلے پر 100 سے زیادہ 3 کھلاڑی تھے اور کچھ کے پاس تو کئی سو تھے، لیکن مجموعی طور پر 3 کھلاڑی اب بھی نایاب تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے بہت زیادہ توجہ حاصل کرتے۔ تاہم سٹون فارسٹ سٹی میں 3 کھلاڑی اتنے ہی عام تھے جتنے عام 2 ماہرین۔ تو یہ زیرو ونگ کا گلڈ سٹی ہے، تھنڈر بیسٹ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہیل لیجن کے پاس کل 303 ماہرین تھے، جو کہ ایک حیران کن تعداد تھی چاہے وہ کہیں بھی جائیں، لیکن سٹون فارسٹ سٹی میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا، صرف شہر کی مین اسٹریٹ پر ہی 1000 سے زیادہ 3 ماہرین گھوم رہے تھے۔ یہاں تک کہ بلیو فروسٹ اور ڈارک ڈین سے تعلق رکھنے والے زیرو ونگ کے ارکان بھی دنگ رہ گئے۔ ڈارک ڈین کے شیلٹرز میں اس مرحلے پر 100 سے زیادہ 3 ماہرین بھی نہیں تھے۔ ڈارک ڈین میں اب بھی ان کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ اور پھر بھی سٹون فارسٹ سٹی کی ایک عام سی سڑک پر ڈارک ڈین کے کسی بھی شیلٹر سے زیادہ 3 کھلاڑی موجود تھے۔ بلیو، تم کمینے، تم نے ہمیں اس بارے میں اندھیرے میں رکھا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہماری گلڈ کے پاس اتنا شاندار شہر ہے تو ہم بہت پہلے زیرو ونگ میں شامل ہو جاتے۔ ایک 3 کرسمی نصر نے، جو ابھی شیلٹر 1 کے زیرو ونگ میں شامل ہوا تھا، وائس گلڈ لیڈر کو ڈانٹا جب وہ 3 کھلاڑیوں کے ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ کرسمی نصر نے اندازہ لگایا کہ سٹون فارسٹ سٹی میں پورے ڈارک ڈین سے کئی گنا زیادہ 3 کھلاڑی موجود تھے۔ عام کھلاڑیوں کو شاید اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کسی قصبے یا شہر میں کتنے 3 کھلاڑی ہیں، لیکن یہ کسی ایسے شخص کے لیے ایک اہم معاملہ تھا جو شیلٹر 1 میں انتظامی کردار ادا کرتا تھا۔ ہر کھلاڑی کی قدر مختلف ہوتی ہے، خاص طور پر قصبوں اور شہروں میں۔ ایک شہر کو 2 ماہر کے مقابلے میں 3 ماہر سے کہیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے،
खास तौर पर जब बात वसाइल की हो। तीन माहिरीन को दो खिलाड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा और बेहतर मयार के वसाइल तक रसाई हासिल होती है, क्योंकि वो इन मकामात को तलाश कर सकते हैं जो कमज़ोर खिलाड़ियों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। तीन माहिरीन से भरे शहर में खिलाड़ी नादानिस्ता तौर पर कस्बे में वसाइल का इजाफा करते हैं, चाहे वो हुक्मरान गिल्ड के रुकन ना हों, जो बदले में मजीद माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। एक और फ़ायदा लेवलिंग की सूरत में सामने आया। गार्ड्स डोमेन के मरकजी धारे के खिलाड़ी पहले ही लेवल 100 और उससे आगे पहुंच चुके थे, और लेवल 100 के बाद खिलाड़ियों को हर अगले लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपी की ज़रूरत होती थी। खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मजबूत मोनस्टर्स को शिकस्त देने की भी ज़रूरत होती थी। इस तरह अगर वो तेज़ी से लेवल अप करना चाहते थे तो उन्हें तीन खिलाड़ियों की मदद की ज़रूरत होती थी। यही वजह थी कि डार्क डैन के खिलाड़ी ताकतवर शेल्टर्स में तरक्की करने को तरजीह देते थे। स्टोन फॉरेस्ट सिटी की सड़कों पर जितने तीन माहिरीन घूम रहे थे, इन खिलाड़ियों के लीवलिंग की रफ्तार नाकाबिल यकीन होगी। डार्क डैन के मुख्तलिफ शेल्टर्स तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये खिलाड़ी कितनी तेज़ी से अपने अगले लेवल तक पहुंचते हैं। अगर डार्क डैन के खिलाड़ियों को मालूम होता कि ज़ीरो विंग इस तरह के गिल्ड सिटी पर हुकूमत करता है, तो उनमें से हर एक फौरी तौर पर गिल्ड में शामिल होने की कोशिश करता। ब्लू फ्रोसेट के पास ताहम करिस्मी नस्ल की शिकायत का कोई अच्छा जवाब नहीं था। अगरचे वो हमेशा से जानता था कि ज़ीरो विंग गैर मामूली है, लेकिन इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये इतना ताकतवर है। ताहम ब्लू फरोसेट और उसके साथी नहीं जानते थे कि बहुत सी सुपर पावर्स ने डेमन सिटी में सैफ अली की हालिया कारकर्दगी की वजह से अपने माहिरीन को स्टोन फॉरेस्ट सिटी भेजा था। दरहकीकत 3 सेंट्स एम्पायर की सुपर पावर्स सबसे पहले भेजने वालों में शामिल थीं। न सिर्फ उन्होंने बड़ी तादाद में जासूस भेजे थे, बल्कि उन्होंने गिल्ड के काफ़ी ज़्यादा आला हुक्काम को भी भेजा था। इसकी वजह से स्टोन फॉरेस्ट सिटी की खिलाड़ियों की आबादी अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी, और शहर में 3 माहिरीन की बेमिसाल तादाद मौजूद थी। दरी असना 3 लेवल 108 प्लस 3 माहिरीन ज़ीरो विंग की रहाइशगाह से ज़्यादा दूर नहीं एक आला दर्जे के रिसत्तूरा के टॉप फ्लोर VIP रूम में स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मखसूस खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और खामोशी से सैफ अली के ग्रुप का मुशाहिदा कर रहे थे जब वो दाखिल हुए। इन तीनों में से 2 सीक्रेट पवेलियन के युआन टाकसुन और पर्पल जेड थे, जबकि तीसरी एक 20 साल के करीब की नौजवान खातून थी। अगर सैफ अली को इस महफिल का इल्म होता तो वो हैरान रह जाता। युआन टाकसुन और पर्पल जेड इस खातून को इज्जत दे रहे थे, यहां तक कि जब वो अपने साथी से बात कर रही थी, पर्पल जेड की आंखें अकीदत और एहतराम से चमक रही थीं। अगरचे वो सीक्रेट पवेलियन की नंबर 1 जीनियस थी, लेकिन इसने खातून के सामने कोई गुरूर नहीं दिखाया। तो ये ब्लैक फुलियम है? वो वाकई कुछ खास है। अफसोस की बात है कि इसने डैमनस हार्ट को नाराज कर दिया है। इसकी मौजूदगी और स्टोन फॉरेस्ट सिटी की मदद से, वरना ज़ीरो विंग को गार्ड्स डोमेन की सुपर पावर्स के दायरे में शामिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बर्फानी नीले बालों वाली नौजवान खातून ने सैफ अली को ज़ीरो विंग की रहाइशगाह में गायब होते हुए देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि अब दोबारा गौर नहीं करेंगी, वाइस गिल्ड लीडर डॉन? स्टोन फॉरेस्ट सिटी अब कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट और कई हमसाया लेवल 100 न्यूट्रल मैप्स का नंबर 1 शहर है। अगर आप आगे बढ़ेंगी तो मुझे यकीन है कि डैमनस हार्ट शहर के खिलाफ पीछे हट जाएगी। युआन टाकसुन ने नौजवान खातून से एहतराम के साथ इल्तिजा की। इसके सामने मौजूद खातून डॉन जेड थी और उसके दिल में इसके लिए एहतराम के सिवा कुछ नहीं था। डॉन जेड के मुस्तकबिल में सीक्रेट पवेलियन के गिल्ड लीडर बनने के सबसे ज़्यादा इम्कानात थे, और उसका मौजूदा ओहदा गिल्ड लीडर के बाद दूसरे नंबर पर था। डेमन सिटी पर इसके हमले से पहले मैं समझ सकती थी कि गिल्ड लीडर ज़ीरो विंग के बारे में इतनी पर उम्मीद राय क्यों रखते थे, लेकिन एल्डर युआन अब जानते हैं कि हालात बदल चुके हैं। तारीख ताकतों का गार्ड्स डोमेन पर पहले से कहीं ज़्यादा असर और रसूख है, ख़ास तौर पर डैमनस हार्ट, जो बहुत सी तारीख ताकतों के उरूज पर खड़ी है। लेकिन ब्लैक फुलियम ने बेरहमी से इस शख्स को मार डाला जिसकी फ्लेमिंग लाइट हिफाजत कर रहा था, और मुख्तलिफ तारीख ताकतें सोचती हैं कि गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए एक मिसाल कायम करने का ये एक अच्छा मौका है, डॉन जेड ने कहा। आह भरते हुए उसने अपनी बात जारी रखी, ज़ीरो विंग ने बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स को उकसाया है। हालिया रिपोर्टों की बुनियाद पर मैथोलॉजी के अलावा फ्लेमिंग लाइट ने बेस्ट एम्परर के साथ शराकत दारी के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जो इस वक्त और एम्पायर पर काबिज है। इस मकाम पर गिल्ड लीडर भी ज़ीरो विंग के ज़वाल को नहीं रोक सकते।
ब्लैक फुलियम सिर्फ अपने आप को और अपनी जिद्दी फितरत को कसूरवार ठहरा सकता है। मुझे शक है कि नीदरवर्ल्ड एम्पायर का हील लीजन भी इसकी गिल्ड को बचा सकता है। आपके लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि डैमनस हार्ट को अपनी हरकत करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन ज्यादा फिक्र न करें। मैं स्टोन फॉरेस्ट सिटी के अपने हिस्स को बरकरार रखने का कोई तरीका सोचूंगी। डॉन जेड ने अपनी बात खत्म करने के बाद हाथ से एक इशारा किया, जिससे एक मकामी गेट नमूदार हुआ। फिर वो गेट से गुजरकर रिसत्तूरा से गायब हो गई। नौजवान खातून की रुखसती के बाद काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। अंकल युआन, हमें क्या करना चाहिए? अगर वाइस गिल्ड लीडर हमारी मदद नहीं करेंगी तो हमारे पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफा के लिए काफी फौज नहीं होगी, चाहे हम अपने तमाम खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लें, पर्पल जेड ने पूछा। बहुत कम लोग डैमनस हार्ट की असल दहशत से वाकिफ थे। एक बार जब डार्क गिल्ड ने कार्रवाई की तो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट डार्क प्लेयर्स का गढ़ बन जाएगा। फ्लेमिंग लाइट के पास डार्क वर्ल्ड का पोर्टल खोलने के जराए थे, जिससे दूसरी दुनिया के खिलाड़ियों को मरकजी बर्रे आजम में आने का मौका मिलता। यही असल वजह थी कि सपर गिल्ड्स भी डैमनस हार्ट से डरती थीं। सिर्फ फ्लेमिंग लाइट चाहता था कि डैमनस हार्ट गॉड्स डोमेन में एक मुस्तहकम कदम जमाए, इसलिए इसने हकीकत में ये कार्ड इस्तेमाल नहीं किया था। एक बार जब इसने ऐसा किया तो वो इसे खो देगा, और इसे जिस भी सपर पावर्स पर उसके इक़दामात असरअंदाज होंगे उनके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। बदकिस्मती से फ्लेमिंग लाइट जीरो विंग के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा अब, जबकि सैफ अली ने डैमनस हार्ट की साख को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। गिल्ड की मौजूदा ताकत के साथ इसे जीरो विंग को धमकाना काफी मुश्किल लगेगा। इस तरह फ्लेमिंग लाइट के कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में पोर्टल को फाल करने के इम्कानात बहुत ज्यादा थे। डार्क वर्ल्ड कई दूसरी बड़ी दुनियाओं से कहीं ज्यादा मजबूत थी और उसकी खिलाड़ियों की आबादी आसानी से 2 या 3 सल्तनतों का मुकाबला कर सकती थी। मजीद ये कि डार्क वर्ल्ड का हर खिलाड़ी डार्क प्लेयर था। एक बार जब फ्लेमिंग लाइट ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में पोर्टल को फाल कर दिया तो स्टोन फॉरेस्ट सिटी को डार्क प्लेयर्स के तूफान का सामना करना पड़ेगा। इसके बचने के इम्कानात अमली तौर पर न होने के बराबर थे। दरहकीकत पोर्टल की फालियत का करीबी रियासतों और सल्तनतों पर भी बेमिसाल असर पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम, बस एक एक कदम करके चलते हैं, युआन टाकसुन ने जवाब दिया, और वो सैफ अली की समत देखे बगैर न रह सका, अपनी आंखें घुमाते हुए। जीरो विंग को खामोशी से तरक्की देने के बजाय सैफ अली गार्ड्स डोमेन में एक के बाद एक दुश्मन बनाता रहा था। अब सीक्रेट पवेलियन भी गिल्ड को बचा सकता था। वो सिर्फ जीरो विंग को जलते हुए देख सकते थे। करीबी रिसत्तूरा में युआन टाकसुन और पर्पल जेड की मुलाकात के दौरान सैफ अली जीरो विंग के गिल्ड हॉल में दूसरी ज़ेरे ज़मीन मंजिल पर पहुंच चुका था। बुनियादी कमरे में दाखिल होने के बाद उसने कमरे के दिफाई जादुई हिसार को फ़आल किया और पूरी मंजिल को सील कर दिया। फिर इसने एहतियात से अपने बेग से एक सिया तलवार निकाली और इसे मरकजी प्लेटफॉर्म पर रख दिया। ये तलवार कोई और नहीं बल्कि रीबीलेस थंडर की करोल डार्कनेस थी। शुरू में सैफ अली ने इस जादुई हथियार पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी जो रीबीलेस थंडर ने गिराया था। उस वक्त उसकी पूरी तवज्जो इस शख्स को मारने पर थी। ताहम जब ब्लैक ड्रैगन डेमन सिटी के दिफाई जादुई हिसार पर बमबारी कर रहा था, इसने इत्तेफाकना उसके पिछले मालिक की राख से करोल डार्कनेस को उठा लिया था। जब उसने जादुई हथियार उठाया तो उसे मालूम हुआ कि करोल डार्कनेस उसके ईबीसल ब्लेड के साथ गूंज रही थी, जो उसे बेहद पुरजोश लगी। गार्ड्स डोमेन में 2 हथियार सिर्फ इस वक्त गूंजते थे जब दोनों असल हथियार का हिस्सा हों। दूसरे लफ्जों में वो हथियार के टुकड़े थे। एक जादुई हथियार के तौर पर ईबीसल ब्लेड पहले ही गैर मामूली तौर पर मजबूत था, इतना ताकतवर कि अपनी मौजूदा हालत में फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियारों का मुकाबला कर सके। लिहाजा सैफ अली ये जानकर दंग रह गया कि ईबीसल ब्लेड सिर्फ एक टुकड़ों वाला हथियार था, मुकम्मल नहीं। अगर ये सच था तो मुकम्मल हथियार कितना ताकतवर होगा? क्या ये फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार बन जाएगा? क्या एक लेजेंडरी हथियार? इस हैरान कुन दरियाफ्त के साथ सैफ अली ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी वापस आने से पहले टर्बिल्ड टाइम्स को हलाक कर दिया था। ये जगह काफी महफूज होनी चाहिए। उम्मीद है कि उनका मिलाप ज्यादा हलचल पैदा नहीं करेगा। करोल डार्कनेस का मुआयना करने के बाद सैफ अली ने ईबीसल ब्लेड को मियान से निकाला और उसके नतीजे में इसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम ईबीसल ब्लेड को उसी असल का एक टुकड़ा मिला है। क्या आप इस टुकड़े को ईबीसल ब्लेड के साथ जम करना चाहते हैं?
उन्हें जम कर दो। चैप्टर 2540 कदीम तलवार की दोबारा तैयारी। सैफ अली का दिल जोश से धड़क रहा था जब उसने दोनों हथियारों को जम करने का इंतखाब किया। उस वक्त उसे किसी भी चीज से ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो एक अच्छा हथियार था। इसका ईबीसल ब्लेड और कलंगरे बेहतरीन हथियार थे और लेवल 100 से पहले मुख्तलिफ सुपर पावर्स के हथियारों से बेहतर कम अज कम उनके बराबर थे। ताहम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अब जबकि खिलाड़ियों ने इस हद को उबूर कर लिया था, मजीद आला दर्जे के हथियार जमा करना शुरू कर दिए थे। दरहकीकत आला दर्जे के हथियार इतने आम हो गए थे कि ईबीसल ब्लेड और कलंगरे के पाए के हथियार अब उसकी ताकत के खिलाड़ियों के लिए एक मेयार बन गए थे। इसकी वजह से ईबीसल ब्लेड और कलंगरे अब उसकी कमजोरियां बन गए थे, खास तौर पर ईबीसल ब्लेड। अगर उसने फरीगुमनिटेड लेजेंडरी इक्विपमेंट के मुतादिद टुकड़े और एक गैर मामूली बिल्ड लाइन हासिल न की होती तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन इसके बुनियादी औसाफ से बहुत पहले आगे निकल चुके होते। यकीनन गार्ड्स डोमेन में हथियारों के 2 टुकड़ों को जम करना कोई आसान काम नहीं था। ये अमल एक हथियार को दोबारा तैयार करने के मुतरादिफ था, लेकिन इस मंजरनामे में खिलाड़ियों को हथियारों को दोबारा तैयार करने से पहले उन्हें जम करना पड़ता था, बजाय इसके कि सिर्फ एक हथियार को दोबारा तैयार किया जाए। अगर हथियारों को दोबारा तैयार करने वाले फॉर्जर के पास महारत का एक खास दर्जा न होता तो वो दोनों हथियारों को तबाह कर सकता था। यकीनन सिर्फ हथियार ही तबाह होंगे, टुकड़े बाकी रहेंगे, हालांकि कोई उन्हें हथियारों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सैफ अली के ईबीसल ब्लेड और करोल डार्कनेस को जम करने पर रजामंदी जाहिर करने के बाद दोनों हथियार फौरी तौर पर पाश पाश हो गए और सिया धूल के बादल में तब्दील हो गए। फिर वो बादल एक खुरदरे तलवार के दस्ते और ब्लेड की शक्ल में जिम गया। दोनों टुकड़े एक लम्हा पहले की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, लेकिन दोनों से खौफनाक हद तक ताकतवर हाले निकल रहे थे जिसने सैफ अली को भी थरा दिया। एक लम्हे के लिए उसने धुंधला सा एक ड्रैगन के सर का साया देखा जिसने अपने जबड़े खोले हुए थे और उसे निगलने की धमकी दे रहा था। वो सिर्फ टुकड़े हैं, फिर भी उनके हाले इतने ताकतवर हैं। सैफ अली ने हैरत से हथियारों के टुकड़ों को घूरा। मुश्तरका हाला ईबीसल ब्लेड के मुकम्मल तौर पर आज़ाद होने वाले हाले से भी ज्यादा मजबूत था। सैफ अली के लिए यह तसव्वुर करना वाकई मुश्किल था कि असल हथियार टूटने से पहले कितना ताकतवर रहा होगा। उसने अंदाजा लगाया कि यह कम अज कम लेजेंडरी रैंक का होना चाहिए था। वो इस पर रश्क किए बगैर न रह सका। अगर वो किसी लेजेंडरी हथियार के साथ काम कर रहा होता तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। इस मौके पर कि अगर उसने कोई गलती की और दोबारा तैयारी नाकाम हो गई तो न सिर्फ वो ईबीसल ब्लेड खो देगा बल्कि उसे दोबारा कोशिश करने के लिए मजीद मवाद तलाश करना पड़ेगा। कुदरती तौर पर इसे लेजेंडरी रैंक के मवाद की जरूरत होगी। लेजेंडरी मवाद गार्ड्स डोमेन में नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे, यहां तक कि इसकी पिछली जिंदगी की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने एक लेजेंडरी हथियार को दोबारा तैयार करने के लिए लेजेंडरी मवाद का एक सेट जमा करने के लिए जिदोजहद की थी। जीरो विन की तो बात ही छोड़। जब उसने पहली बार करोल डार्कनेस हासिल की थी तो उसने दोबारा तैयारी में मदद के लिए रमला से रुजू करने का इरादा किया था। एक ग्रैंड मास्टर फॉर्जर लेजेंडरी अशिया तैयार करने की सलाहियत रखता है। आखिरकार हथियारों के टुकड़ों से लेजेंडरी आइटम को दोबारा तैयार करना इसके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। ताहम जब उसने ईबीसल ब्लेड को ट्र3 में तैयार किया था तो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का दिफाई जादुई हिसार भी जादुई हथियार के बेलगाम हाले को रोकने में तकरीबन नाकाम रहा था। अगर इस हथियार को दोबारा तैयार करने से बहुत ज्यादा हलचल मच गई और अवाम की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो गई तो ये इसकी तबाही का सबब बन सकता था। जो कुछ इसके सामने था वो एक जादुई हथियार था और दोबारा तैयारी मुकम्मल होने के बाद उसे बैकलैश का सामना करना पड़ सकता था। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी कमजोर तरीन हालत में होगा और हमले का शिकार हो सकता था। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन व्हाइट रिवर सिटी के करीब तैनात हुए तो वो खत्म हो जाएगा। कुदरती तौर पर रमला एक एनपीसी के तौर पर इसे बचाने की कोशिश नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा इसे दुश्मन खिलाड़ियों को रोकने के लिए शहर के एनपीसी सिपाहियों पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो किसी हमले का जवाब देंगे बहुत देर हो चुकी होगी। सैफ अली के खदशात बेबुनियाद नहीं थे। माजी में ऐसी मिसालें कई बार सामने आ चुकी थीं। बहुत से खिलाड़ियों ने यह फर्ज कर लिया था कि जब वो अपने जादुई हथियारों को अपग्रेड करेंगे तो वो एनपीसी शहरों में महफूज रहेंगे, लेकिन आखिर में दूसरे खिलाड़ियों ने इनकी जान ले ली थी और उन्हें अब भी अपने जादुई हथियार के बैकलैश का सामना करना पड़ा था। सब कुछ होने के बाद
उनके किरदार मफलूज हो गए थे। खतरा मोल न लेते हुए सैफ अली ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दीवारों के अंदर खुद हथियार को दोबारा तैयार करने का फैसला किया। खुशकिस्मती से वो पहले ही एक इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर था। रमला की मदद के बगैर भी वो लेजेंडरी हथियार को दोबारा तैयार करने का अहल था। फिर उसने अपने बैग से बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स निकाले और आहिस्ता आहिस्ता हथियारों के दोनों टुकड़ों को जम किया। जैसे ही मैजिक क्रिस्टल्स माना में तब्दील होकर टुकड़ों में बहने लगे, उन पर कंधा जादुई हिसार दोबारा बनने लगे। दोबारा तैयारी के अमल के बरक्स टुकड़ों को जम करना आसान था। खिलाड़ियों को सिर्फ काफी माना फराहम करने की जरूरत थी। ये अमल सुस्त था, हालांकि गैर मुतवक्के पेचीदगियों की तकरीबन कोई गुंजाइश नहीं थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद इंजमाम का अमल आधा भी मुकम्मल नहीं हुआ था। लानत है, ये किस किस्म का हथियार है? सैफ अली का सर दर्द करने लगा जब उसने हथियारों के टुकड़ों को भूख से मैजिक क्रिस्टल्स निगलते हुए देखा। वो पिछले 4 घंटों में पहले ही 40,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च कर चुका था, फिर भी इंजमाम का अमल 50% तक नहीं पहुंचा था। ये हथियारों के टुकड़े माना के लिए अमली तौर पर गहरे गड़े थे। इन हथियारों के टुकड़ों को जम करने के लिए मुमकिना तौर पर इतने मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत होगी जो एक सेकंड क्लास गिल्ड को दिवालिया कर दें। अगर वो 2 लाख से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स के साथ मशरिकी बर्रे आजम वापस ना आया होता, जो कि स्टार लाइट फोर्ट्रेस की पूरे दिन की आमदनी के बराबर थे, तो उसके पास काफी ना होते। जैसे ही वो अपने बैग से मजीद मैजिक क्रिस्टल्स निकालने वाला था, इसे शाइस्ता की तरफ से कॉल मौसूल हुई। इतने अरसे के बाद न सिर्फ शाइस्ता लेवल 109 तक पहुंच गई थी, बल्कि अब इससे एक खास किस्म की माना भी निकल रही थी। सैफ अली ये फर्ज कर लेता कि इसने अपने माना जिस्म की मुकम्मल सलाहियत को खोल लिया है, अगर वो हकीकत ना जानता। इसे एतराफ़ करना पड़ा कि वो उसकी गैर मौजूदगी में स्टोन फॉरेस्ट सिटी के इंतज़ाम से मुतासिर हुआ था। ना सिर्फ शाइस्ता ने शहर के दिफा को मुकम्मल किया था, बल्कि गिल्ड के पास अब 130 माहिरीन भी थे। जीरो विंग ने पहले ही 100 रुकनी लेवल 100 टीम डंजन्स पर छापे मारना शुरू कर दिए थे, और गिल्ड के मरकजी दस्ते के अरकान ने अपने बहुत से हथियारों और आलात को अपडेट कर लिया था। अब उनके आलात के मेयार हील लीजन के माहिरीन से सिर्फ थोड़े से कमजोर थे। गिल्ड लीडर डार्क प्लेयर्स के एक ग्रुप ने हाल ही में मुझसे राब्ता किया है। उनका कहना है कि वो डार्क वर्ल्ड से हैं और वो अब से मिलना चाहते हैं। बज़ाहिर वो हमारी मौजूदा मुश्किल में हमारी मदद करना चाहते हैं, शाइस्ता ने रिपोर्ट किया। डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ी सैफ अली ये खबर सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। डार्क वर्ल्ड एक बहुत ही खास दुनिया थी, क्योंकि ये कुदरती तौर पर नहीं बनी थी, बल्कि कदीम देवताओं ने डार्क वर्ल्ड बनाई थी और उस पर तारीकी के कवानीन का गलबा था। इस दुनिया में रहने वाले डार्क प्लेयर्स मरकजी बर्रे आजम के किसी भी डार्क प्लेयर्स से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा थे। जब सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान डार्क वर्ल्ड मरकजी बर्रे आजम से मुंसलिक हुई थी, तो मरकजी बर्रे आजम पर तारीक ताकतों का असर और रसूख पहले ही अपने उरूज पर पहुंच चुका था। लेवल 100 प्लस न्यूट्रल मैप्स डार्क और नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए मैदान जंग बन गए थे और बहुत से लोग मारे गए थे। यहां तक कि कुछ रियासतें और सुपर पावर्स भी तबाह हो गई थीं। ताहम डार्क वर्ल्ड और मरकजी बर्रे आजम के दरमियान पलिनर गेट के फ़ाल होने से पहले किलीद रखने वाले के अलावा कोई भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता था। जहां तक सैफ अली को याद था, सिर्फ फ्लेमिंग लाइट के पास किलीद थी और यह वाज़ेह था कि इसने अभी तक पलिनर गेट को फ़ाल नहीं किया था। फिर भी डार्क वर्ल्ड के रिहायशियों के तौर पर काम करने वाले खिलाड़ी इसे तलाश कर रहे थे। उसे ये सूरत हाल अजीब लगी। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? शाइस्ता ने पूछा। ये दिलचस्प है। हाँ, मैं उनसे मिलूंगा। फ़िलहाल किसी को उनका इस्तकबाल करने दें और मैं यहाँ काम खत्म करने के बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा, सैफ अली ने अपने सामने मौजूद हथियारों के टुकड़ों को देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं उन्हें मतला कर दूंगी, शाइस्ता ने कॉल मुनक़ते करने से पहले सर हिलाते हुए कहा। सैफ अली ने फिर अपनी तवज्जो हथियारों के दोनों टुकड़ों को जम करने पर मरकूज कर दी। 60,000, 80,000, 90,000। जब उसने 1 लाखवीं मैजिक क्रिस्टल की कुर्बानी दी तो उसे सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। सिस्टम इंजमाम मुकम्मल हुआ। बरा करम हथियार को दोबारा तैयार करना शुरू करे। सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ ही सैफ अली ने जमशदा हथियारों के टुकड़ों से एक ड्रैगन की देर सुनी। ये इतनी ताकतवर और चौंका देने वाली थी कि वो पीछे हट गया। अचानक
इसके गिर्द जगह अंधेरी होने लगी और सितारे मध्यम रोशनी के साथ टिमटिमाने लगे। एक ब्लैक ड्रैगन, जो 800 मीटर से ज्यादा लंबा था, सैफ अली के सामने नमूदार हुआ और वो फितरी तौर पर उसकी नजरों के सामने साकित रह गया। ब्लैक ड्रैगन किंग? सैफ अली ने हैरत से घूरा। ये बिलाशुबा सबसे ताकतवर ड्रैगन था जो उसने कभी देखा था। माजी में उसने जो 5 ड्रैगन देखे थे वो इस मॉन्स्टर के सामने बच्चों की तरह लग रहे थे। ताहम ये मंजर ज्यादा देर तक ना रहा और सैफ अली ने जल्द ही खुद को पुरसुकून बुनियादी कमरे में पाया जहां उसके सामने सिर्फ एक टूटी हुई तलवार थी। बेशुमार रात जैसे सिया ज़र्रात पुराने हथियार के गिर्द घूम रहे थे। सिस्टम अब के पास अपने सामने मौजूद हथियार को दोबारा तैयार करने के लिए 5 घंटे है। जितना मुमकिन हो सके अपने इस्तेमाल के लिए मौजूद हथियार दोबारा तैयार करने की कोशिश करें। अगर हथियार की तकमील की शरह 70% से कम हुई तो दोबारा तैयारी के अमल को नाकाम तस्वुर किया जाएगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।